नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही शानदार से साथियों एग्जामपुर प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज और वीडियो आप तक पहुंच रही होगी। तो हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और आग मेरे सीने में ना सही आपके सीने में ही सही, लगी हो ये आग तो बस ये आग लगनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है आपका साथियों होमगार्ड का फॉर्म जो है वो मुझे लगता है भर चुका होगा, और भरने के साथ साथ आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार सी चल रही होगी। तो अब इस शानदार सी तैयारी में साथियों मैं रोज 10 बजे लाता था आपके लिए क्लास, लेकिन आज आपकी मैं 9 बजे लेकर आ गया हूं, क्योंकि विवेक सर जो है वो साथियों यूपीएसआई की क्लास ले रहे हैं, और आपको मैं अब ये क्लास जो आज की 9 बजे वाली है वो पढ़ाऊंगा। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से दिल खोल करके बैठिएगा, क्योंकि सवालों का बोझ बहुत लंबा होता है। आप जानते हैं 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और तरीका बिल्कुल वैसा ही कि आपके 100 में से कितने सवाल बनेंगे ये आप लास्ट में काउंट करके हमें बताइएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 100 प्रश्नों का वो कंटेंट, जिसमें आप सभी लोगों के कितने प्रश्न बनेंगे ये आप क्लास के बाद में काउंट करते हुए चलिएगा। तो चलते हैं आज की क्लास का पहला सवाल, और आप सभी लोग पूरी ताकत झोंक दीजिए, सवाल को समझिए। कह रहा है अकबरनामा के निम्नलिखित में से भागों में से आईने अकबरी किसे कहा जाता है? आप सभी लोगों को याद रखना है जो अकबरनामा है इसका लेखक जो है वो कौन है? अबुल फजल है। लेखक कौन है सर? लेखक अबुल फजल है। ध्यान रखना, अबुल फजल जो है वो इसके लेखक हैं। अबुल फजल, अबुल फजल इसके लेखक हैं। साथियों ये जो ग्रंथ लिखा गया है ये फारसी भाषा में मूल रूप से साथियों लिखा गया है, तो इसे आप सभी लोग याद रखना। इस ग्रंथ को अकबरनामा को जब हम पढ़ते हैं तो इसके 3 भाग जो हैं वो आप सभी लोगों को पढ़ने होते हैं। पहले भाग में अकबर के वंश का उल्लेख किया गया है, जो पूछे उसके साथियों एक तरीके से वंशावली थी, सब कुछ बताया गया है। दूसरे में साथियों अकबर के विजय अभियान को बताया गया है कि अकबर ने कौन कौन से विजय अभियान किए हैं। और आईने अकबरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तीसरा वाला जो है, जिसको हम सभी लोग अकबरनामा का तीसरा हिस्सा कहते हैं, वो है आईन ए अकबरी। तो आईन ए अकबरी जो है ये साथियों अकबरनामा का तीसरा हिस्सा है। तो आईने अकबरी, इसमें साथियों अकबर की प्रशासन के बारे में बताया गया है कि उसका प्रशासन कैसे चलता था। तो अगर कोई पूछे कौन सा भाग है तो साथियों इसमें तीसरा भाग कहा जाता है। याद रखना लेखक कौन है साथियों, ये सारी चीजें जो हैं वो एक तरीके से आपको क्लियर होंगी। अगला सवाल बताइए, निम्नलिखित में से किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? अर्थात ऐसा व्यक्ति जो 420 करता हो, अर्थात उसके समय नियम कानूनों की धज्जियां उड़ गई हो, सेना में नियम जो है वो साथियों सरल कर दिए गए हों, ऐसे सवाल पूछा जाता है। बताइए वो कौन सा शासक था जिसके समय सेना में नियम सरल कर दिए गए, अर्थात अपने प्रतिनिधि को भेजने की परंपरा चालू कर दी। प्रतिनिधि का मतलब असिस्टेंट भेजने की परंपरा, ध्यान रखना, भेजने की परंपरा जो है वो साथियों एक तरीके से चालू कर दी। तो इस प्रकार से साथियों ये काम सबसे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक के समय किए गए थे। इसने साथियों वेतन के स्थान पर जागीरें बांटनी शुरू की। ध्यान रखना, वेतन के स्थान पर जागीर बांट दी। ध्यान रखना जागीर, जिससे इसका साम्राज्य जो है वो आगे चल करके धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। इसके बाद तीसरा सवाल बताइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ साथियों आपके शासक हैं, दूसरी तरफ आपके मंदिर दिए गए हैं। गुप्त राजवंश में बताइए, आप सभी लोग जानते हैं भारत के इतिहास में 275 एडी से लेकर 550 एडी तक हमें साथियों गुप्त वंश जो है वो देखने को मिलता है। भारत के इतिहास का बताइए स्वर्ण काल किसको कहा गया है? तो ये इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब आपसे पूछ रहा है बताइए स्वर्ण काल, तो आंसर इसी स्वर्ण काल में ही साथियों छुपा था। आप सभी लोगों को बताना था कि बताइए इनमें से स्वर्ण काल में ही आंसर जो है वो छुपा हुआ था। आपको बताना था गुप्त काल के जो मंदिर हैं वो देवगढ़ का साथियों दशावतार मंदिर है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर जो है वो साथियों मिलेगा, तो यहाँ का दशावतार मंदिर आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद चंदेल वंश के जो राजा रहे उन्होंने साथियों खजुराहो मध्य प्रदेश में अपने मंदिर जो है वो बनवाए हैं, ये आप ध्यान रखना। चालुक्य वंश के राजा जो है ये साथियों वातापी, बादामी, गुजरात, कर्नाटक इत्यादि क्षेत्रों में आपको मिलेंगे। और पल्लव वंश के राजाओं ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए हैं। बताइए रथ मंदिर कहां पर पड़ते हैं? तो महाबलीपुरम में पड़ते हैं। तो 1 का चौथा होगा साथियों, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला। ये कुछ मंदिर हैं और उनके साथियों सवालों का मिलान है। अगला सवाल देखिए फटाफट, तो यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन मैच कर लीजिए। बताइए भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ कहां से हुआ था? भूदान आंदोलन जो है ये साथियों भूमि को दान करने
करने के लिए 1951 में प्रारंभ किया गया था। पूछेगा बताइए ये आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1951 1951 में प्रारंभ हुआ था। भूदान आंदोलन में 1/6 भाग जो है, ध्यान रखना, ये भूमि दान में मांगी गई थी। भूमि दान में साथियों ध्यान रखना मांगी गई ये भूमि जो है वो 1/6 थी। ये जमीन जो किसने मांगी थी, तो आप सभी लोग याद रखना हमारे भारत के आचार्य विनोबा भावे ने इसको मांगा था। तो आचार्य विनोबा भावे जो है उन्होंने साथियों ध्यान रखना भूदान आंदोलन की शुरुआत की और किसानों से कहा कि मुझे अपना छठा बेटा मानकर 1/6 भाग जो है वो साथियों जमीन का दान कर दीजिए। ये साथियों आंदोलन वर्तमान के तेलंगाना राज्य, ध्यान रखना वर्तमान में साथियों ध्यान रखना तेलंगाना राज्य के साथियों पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था। तो पोचमपल्ली गांव से साथियों ध्यान रखना शुरू किया गया था। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि ये तेलंगाना जो है ये 2 जून 2014 को साथियों बनाया गया है। तो ये 2 जून 2014 को बना, 2014 में बना। इसके पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, तो आप आंध्र प्रदेश लगा देंगे। भूदान आंदोलन आप सभी लोग याद रखना आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। बताइए गदर पार्टी की स्थापना इनमें से किस व्यक्ति ने की है। गदर पार्टी आप सभी लोगों को याद रखना है वर्ष 1913 में स्थापित की गई थी। यह पार्टी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में बनाई गई थी। कहां पर, तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में साथियों बनाई गई, अमेरिका में बनाई गई थी। इस पार्टी का अगर आपसे कोई पूछे संस्थापक बताइए कौन था, तो इस पार्टी का संस्थापक आपको बताना है। 2 लोगों के नाम आते हैं। बताइए इस पार्टी का समाचार पत्र जो था वो कौन सा था। समाचार पत्र जो है ये साथियों आपसे पूछेगा। बताइए ये समाचार पत्र जो छापा गया था उसका पहला अंक पूछेगा। बताइए किस भाषा में छापा गया था, पहले अंक की भाषा पूछ देता है। तो आप सभी लोग इनके उत्तर देख लीजिए। सबसे पहले कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना तो संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई थी, ध्यान रखना। तो सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना कहां पर की गई थी, तो सर सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। इसका जो संस्थापक था वो लाला हरदयाल को माना जाता है। तो सबसे पहले लाला हरदयाल को आप सभी लोग लगा लेंगे। दूसरे नंबर पर साथियों सोहन सिंह भाखना को लगाएंगे। सोहन सिंह भाखना जो है वो इसी पार्टी से जुड़े थे, ध्यान रखना। इस पार्टी का समाचार पत्र जो था वो साथियों गदर था और गदर का पहला अंक जो छापा गया वो उर्दू भाषा में छापा गया, ध्यान रखना। उर्दू ये पाकिस्तान की साथियों ध्यान रखना एक तरीके से ऑफिशियल भाषा है, राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। साथियों इसको आप नोट कर लेना। अगला सवाल बताइए 6ठे नंबर का। एक तरफ साथियों व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ उनको फांसी की सजा या उन पर अपराध सिद्ध हुआ है। बताइए किस कारण से। भगत सिंह आप जानते हैं इन्होंने साथियों सैंडर्स की हत्या की थी। सैंडर्स की हत्या बताइए कब की थी, तो सैंडर्स की हत्या जो है ये 1928 में भगत सिंह ने की थी, ये सभी को पता है। खुदीराम बोस ने साथियों आप सभी को पता होगा सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाए हैं। तो सबसे कम उम्र में साथियों ध्यान रखना इनको फांसी की सजा मिली है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा मिली है। खुदीराम बोस जो हैं इन्होंने साथियों करजन वायली की गाड़ी के ऊपर एक तरीके से बम फेंकने का प्रयास जो है वो साथियों किया था। तो ये आप सभी लोग याद रखना, इनका नाम आप सभी लोग जानते हैं। वैसे साथियों इनका प्रस्ताव जो है खुदीराम बोस और इनके साथी जो थे वो आप सभी लोगों को याद रखना है किंग फोर्ट के ऊपर एक तरीके से हमला करने, इसकी हत्या करने के लिए 1908 में जाते हैं। इनको सबसे कम उम्र में फांसी की सजा जो है वो दी गई थी। मदन लाल ढींगरा जो है इन्होंने साथियों विदेश में करजन वायली जो कि लंदन में इंडिया हाउस का सलाहकार था, ध्यान रखना ये कौन था, तो इंडिया हाउस का सलाहकार था, इंडिया हाउस का सलाहकार था, ध्यान रखना सलाहकार, इसकी एक तरीके से हत्या कर दी थी। इसके बाद उधम सिंह ने साथियों डायर को मारने के लिए लंदन की यात्रा की थी और इसे साथियों इन्होंने 1940 में मार डाला था। तो मिला लीजिए भगत सिंह, सैंडर्स हत्या, खुदीराम बोस, किंग फोर्ड, यानी आपका ए का बी आप सभी लोगों को 2 ऑप्शन में मिल गया। फिर इसके बाद दूसरे का पहला इसमें है, यानी ए ऑप्शन ही आपका क्लियर होगा। हमारे भारत के इतिहास में पूछता है सबसे युवा व्यक्ति जिसको फांसी की सजा मिली वो कौन से, खुदीराम बोस थे, ये आप ध्यान रखना। तो यहां पर आपका साथियों उत्तर जो था वो साथियों आपका कौन सा हो जाएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लगा लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है बताइए निम्न तथ्यों में कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। बहुत अच्छा सवाल है, आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल डाल लीजिएगा।
आप सभी लोग पंचायती राज व्यवस्था को जो पढ़ते हैं तो हमने आपको समझाया था कि 73वां संशोधन जो है वो बताइए किससे जुड़ा हुआ है। तो 73वां संशोधन जिसे 1992 में किया गया था, या आप सभी लोग जानते हैं पंचायती राज व्यवस्थाओं को 29 विषय जो है वो दिए गए हैं कि भैया तुम गांव में एक तरीके से क्या करोगे, जो ग्राम का क्षेत्र है उसमें एक तरीके से विकास इत्यादि के कार्य को करोगे। तो ऐसे में साथियों पंचायतों को दो काम मिले, एक तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अर्थात गांव में प्रधान इत्यादि जो हैं उनको क्या करेंगे साथियों और मजबूत करेंगे, और दूसरा समाज की जो योजनाएं हैं पंचायतों को और सक्रिय करेंगे। तो ये दोनों इनके काम है, ध्यान रखना। देखो प्रशासन विकेंद्रीकरण का मतलब जैसे आईएएस और पीसीएस हैं तो इनको थोड़ो ना गांव के प्रधान बांट देंगे, ये गलत हो गया। अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग मतलब ये समझ लो कि राज्य का जो बजट है जैसे यूपी का जो बजट है क्या वो इनको दे दिया जाएगा, नहीं। तो ये याद रखना पहला और तीसरा जिसमें होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा, यानी आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बिना देरी किए हुए लगा दीजिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, यानी यहां पर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए भारत में सुप्रीम कोर्ट जिसको उच्चतम न्यायालय कहते हैं इसका उद्घाटन इनमें से किस तिथि को किया गया था। अच्छा ये आप सभी लोगों को पता है हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट लिया गया है ये कहां से लिया गया है, तो ये सर अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखना। मतलब अमेरिका से हमारे यहां की न्याय व्यवस्था जो है वो ली गई है। लेकिन ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है हमारे भारत में 1935 में एक फेडरल कोर्ट बनाया गया था, ये आप सभी लोग याद रखना। 1935 में एक फेडरल कोर्ट बनाया गया था, फेडरल कोर्ट। ये जो फेडरल कोर्ट था इसी का उत्तराधिकारी जो है ये हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट है। तो इसका उत्तराधिकारी जो है ये हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट है। इस सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभ में 1+7 जज जो हैं वो साथियों रहा करते थे, और पहला जो सीजीआई था वो एचजी कानिया के नाम से जानते हैं। तो सभी लोग जानते हैं हीरालाल जे कानिया जो हैं वो हमारे देश के साथियों, हीरालाल जे कानिया ये हमारे देश के साथियों पहले सीजीआई के रूप में जाने जाते हैं। साथियों आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा अभी वर्तमान में सूर्यकांत हैं। वर्तमान में साथियों आप जानते हैं कौन है भैया, तो सूर्यकांत हैं, सूर्यकांत। जल्दी से बताना ये किस नंबर के हैं, इनका क्रम कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। फटाफट से आप सभी लोगों को बताना है इनका क्रम कौन सा है। तो आप सभी लोगों को बताना है इनका क्रम कौन सा है। हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसका उद्घाटन 28 जनवरी 1900 साथियों ध्यान रखना 50 को किया गया। मतलब ये समझ लो कि साथियों हमारे यहाँ साथियों क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट को याद रखना 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, ध्यान रखना। अगले सवाल पे हम चलेंगे लेकिन पहले आप सभी लोग इसका क्रम बताएंगे। तो सर कौन से नंबर के हैं, तो 53वें नंबर के हैं, ध्यान रखना सीजीआई। अगला सवाल देखिए, फटाक से सूची 1 को 2 से मिलाना है। यहां पर साथियों एक तरफ संविधान के कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, और दूसरी तरफ साथियों इनसे जुड़े हुए आपको सब्जेक्ट यानी विषय दिए गए हैं। बिना किसी देरी के, बिना किसी डर के, बिना किसी मक्कारी के, बिना किसी कामचोरी के, हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पढ़ाई के इस दौर में यदि चुप पाए जाओगे तो इतिहासों के पन्नों में फिर सब कायर कहलाओगे। अभी तक जो हुई भूले हो उन सब का समाधान हो जाने दो, सब समझौते बेकार पड़े हैं पिंड दान हो जाने दो। इस बार पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में, और तुम भी पढ़ाई की सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनात करो, माता पिता के खोए हुए सम्मान को आबाद करो। भले ही होमगार्ड की है तो क्या हुआ, इस बार वर्दी हाथ में लेकर रहेंगे, होमगार्ड भी लेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल भी लेंगे और यूपीएसआई भी लेंगे। तो एक साथ 3 पर प्रहार, एक साथ 3 पर प्रहार, ध्यान रखना इस बार एक साथ 3 पर प्रहार, ध्यान रखना एक साथ 3 पर प्रहार, ध्यान रखना। गुरुजी होमगार्ड भी बनेंगे, ध्यान रखना होमगार्ड भी बनेंगे, हम कांस्टेबल भी बनेंगे, ध्यान रखना कांस्टेबल भी बनेंगे और दरोगा भी बनेंगे। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। जीके जीएस में तूफान मचा दो, इस बार जीके जीएस में तूफान मचा दो, तूफान। 100 में से 100 टारगेट बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना, तब जाकर के कहीं तूफान उठेगा। संविधान में आप जानते हैं अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। हमारे यहां गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था थी या गांधीवादी जो राम राज्य था उसमें साथियों याद रखना गांव जो है वो जमीन में आते थे सबसे पहले नंबर पर। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, समान नागरिक संहिता,
या साथियों कृषि पशुपालन। अनुच्छेद 41 जो है वो काम करने का अधिकार देता है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, जिसको कॉमन सिविल कोड कहते हैं, ये आप सभी लोग याद रखना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन, इसी में कहा गया है कि दुधारू पशुओं की हत्या नहीं की जाएगी, ध्यान रखना। तो दुधारू पशु जो है उनकी हत्या नहीं, पशु की हत्या जो है वो साथियों ध्यान रखना नहीं की जाएगी। और ये हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का ए है, जिसे साथियों 42वां संविधान संशोधन करके हमने 1976 में जोड़ा था। ये आप नोट करते चलिएगा। तो इसमें सारे के सारे गुरुजी लाइन से लग गए, लाइन से, तो ऐसे ही लाइन से तुम लगा दो, इनको बचना नहीं चाहिए, याद रखना। अगला सवाल देखने से पहले इसका खेल खत्म करके आगे चलेंगे। याद रखना, जीके जीएस में जितना तगड़ा तुम्हारा भौकाल है ना, वो सारा बिल्कुल एकदम सिद्ध करके दिखाओ। सवाल कह रहा है बताइए नियासिन इनमें से कौन सा एक तरीके से सही सुमेलित नहीं है। तुमसे पूछेगा बताइए विटामिन नियासिन में, आप सभी लोग जानते हैं इससे पेलेग्रा नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन B1 आप सभी लोग जानते हैं बेरी बेरी हो जाता है। साथियों थायमिन के नाम से जानते हैं, ये B1 है, ध्यान रखना। विटामिन डी के कारण सूखा रोग, जिसे हम रिकेट्स कहते हैं, आज तक सच में कह रहा हूं, तुम सभी लोग जानते हो सूर्य की कमी भाई साहब हमको हमेशा दिखेगी इसमें। विटामिन के जो है इसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, याद रखना। रक्त का थक्का जो है ये साथियों क्या होता है भैया, नहीं जमता, ध्यान रखना, नहीं जमता। तो बताइए कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो मेरे दोस्त विटामिन डी जो है, मतलब डी ऑप्शन जो है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, जबकि बंध्यापन रोग इससे संबंधित ही नहीं है। गुरुजी बताइए व्यक्ति बांझ हो जाता है या बंध्यापन जिसको हम कहते हैं, सर बंध्यापन जो है ये बताइए किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप सभी लोग यहां पर याद रखना, सर विटामिन एक ई पढ़ाया गया था। विटामिन ई जो है इसका संबंध इससे है क्योंकि विटामिन ई जो है इसके कारण मनुष्य की त्वचा जो है वो रूखी हो जाती है, ध्यान रखना। तो रूखी हो जाती है त्वचा, याद रखना, इसी से मानव शरीर में जनन क्षमता में वृद्धि होती है। याद रखना, अगर आप विटामिन ई की कमी को महसूस कर रहे हैं तो जनन क्षमता में कमी आ जाएगी। बताइए मनुष्य में पेशी थकान के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी होता है। हमारे यहां मनुष्य के शरीर में पेशियां थक जाती हैं, ध्यान रखना भैया, थक जाता है मनुष्य जब उसके शरीर के जोड़ों में भाई साहब लैक्टिक एसिड यानी दूध जमा हो जाता है। तो लैक्टिक अम्ल जो है यह व्यक्ति को सुस्ती, थकान या नींद एक तरीके से लाता है। तो याद रखना पेशी थकान के लिए मनुष्य में लैक्टिक एसिड, तुम सभी लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे यहां दूध जो होता है उसमें मेरे दोस्त तुम जानते हो लैक्टोजन, इसकी क्रिया को एक तरीके से हम चेक करते हैं कि भैया ध्यान रखना लैक्टोजन से हम क्या करते हैं, दूध में पाया जाता है, ध्यान रखना। आप सभी लोगों को याद रखना है, हमारे यहां दूध की शुद्धता को चेक कर लो। लैक्टोजन आप सभी लोगों को याद रखना है भैया, याद रखना है, याद रखना। इसी से जुड़ा हुआ एक लैक्टोमीटर आता है जो चेक करता है कि दूध कितना शुद्ध है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया जो है वो आपको साथियों मिल जाएगी। अगला बताइए द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, अर्थात इसी को एलपीजी के नाम से जानते हैं। हम सभी लोग साथियों एलपीजी गैस सुनते हैं, अरे गुरुजी सुना था लाल लाल गैस सिलेंडर होता है घर में, जरा बताइए लाल गैस सिलेंडर होता है ना, लाल गैस सिलेंडर होता है सर, गैस सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर। हमारे यहां साथियों मोदी जी इसके रेट को कम नहीं कर पा रहे, गैस सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर के लिए भारत में एक योजना चलाई गई थी, ध्यान रखना, योजना का नाम बता दो क्या है। साथियों गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती हैं। तो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती हैं, ध्यान रखना, मतलब सी ऑप्शन क्लियर होगा। एक सवाल और पूछा जाता है कि बताइए गैस सिलेंडर में वो कौन सी गैस होती है जिस कारण से गंध उत्पन्न होती है। साथियों यहां पर मरकैप्टन को लगा लेना, सर मैकैप्टन को लगा लेंगे, मरकैप्टन। ये जो मरकैप्टन होती है यही गैस सिलेंडर में गंध उत्पन्न करती है, ध्यान रखना, गंध। इसका मतलब जो एलपीजी है वो हमारे यहां साथियों गंध उत्पन्न करती है, मतलब याद रखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बताइए हमारे यहां गैस सिलेंडर की कौन सी योजना, तो सर उज्ज्वला योजना, ध्यान रखना, उज्ज्वला योजना पीछे पढ़ा रखा है, नोट कर लेना इसको। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन माध्याह्न भोजन योजना
को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता। मध्याह्न भोजन योजना का कार्यक्रम ये 2001 का है, ध्यान रखना, इसको आप नोट कर लेना। साथियों हमारे भारत में सबसे पहले 1995 में भोजन के लिए सरकार ने साथियों व्यवस्था की थी, लेकिन आगे चल करके भोजन की व्यवस्था को सरकार ने पीएम पोषण योजना में बदल दिया। पीएम पोषण योजना जो है, पूछा जाता है बताइए कब शुरू की गई, तो इसे शुरू किया गया 2021 में, ये मोदी जी ने चेंज किया है। बताइए हमारे यहाँ मध्याह्न भोजन योजना को कौन व्यवस्थित नहीं करता? स्कूल का मैनेजमेंट व्यवस्थापक, पंचायती राज साथियों संस्थाएं, या स्वयं सहायता समूह, या ठेकेदार। अच्छा एक बात बताइए, सरकार इसमें पैसा लगाती है, कौन पैसा लगाता है? सर हमको पता है सरकार बफरिंग कुछ नहीं करती, तुम सब लोग सिर्फ एक तरीके से एक दो बच्चे ऐसे हैं जो साथियों इसको एक तरीके से क्या करते हैं, मेरे दोस्त से क्या करते हैं, थोड़ा निगेटिव कमेंट करते रहते हैं, तो उनको छोड़ दो। मध्याह्न भोजन योजना के लिए सरकार ने सबसे पहले 1995 में कदम उठाया, जिसे साथियों मोदी जी ने बदलकर क्या कर दिया, पीएम पोषण योजना 2021 कर दिया। इस योजना के तहत स्कूल मैनेजमेंट, जानते हो स्कूल में भोजन मिलता है तुमको, कढ़ी चावल, इसके बाद साथियों पंचायती राज संस्थाएं ये सब सहयोग करती है, स्वयं सहायता समूह, लेकिन ठेकेदार ये प्राइवेट व्यक्ति है, इसका काम है सड़क बनवाने का, ध्यान रखना, ठेका लेने का, तो ये इसमें नहीं जाएगा। याद रखना घोर भ्रष्टाचार इसमें होता है भैया, बहुत भाई साहब कोटेदार साहब लोग क्या करते हैं, घोटाला इत्यादि करते रहते हैं। अगला सवाल देखिए, बताइए इनमें से कौन सी एक फसल रबी की फसल है? ये रबी की फसल वही फसल है जिसे अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है, ध्यान रखना, बोया जाता है। ये सवाल पूछा गया है, बताइए रबी की फसल कब बोते हैं? इसके बाद इस फसल को मार्च अप्रैल के महीने में साथियों ध्यान रखना काट लिया जाता है, ध्यान रखना, इसको क्या किया जाता है सर, काटा जाता है। इसकी सबसे प्रमुख फसल पूछे, बताइए रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो सबसे प्रमुख फसल जो है वो मेरे दोस्त गेहूं है, और इस गेहूं उत्पादन में अपना यूपी जो है उसका डंका बजता है, नंबर 1 पे है। बताइए इनमें से कौन सी रबी की फसल साथियों है? कपास, मक्का, अरहर, सरसों, आप सभी लोग इनको लगा लेंगे। ये तीनों की तीनों फसलें जो हैं वो खरीफ के सीजन में बोई जाती हैं, ध्यान रखना। सरसों एक ऐसी फसल है जो रबी के समय साथियों बोई जाती है। आपसे पूछे बताइए और कौन कौन सी हैं, तो चना, मटर, ये भी साथियों ध्यान रखना रबी के साथ बोई जाने वाली साथियों प्रमुख फसलों में आती हैं। तो चना और मटर को भी याद रखना साथियों सरसों के साथ बोई जाती हैं। पूरी रबी की फसलों की कहानी खत्म कर दी। अगला सवाल, भारतीय रुपए का वाह्य मूल्य अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है साथियों? मुद्रा का मूल्य गिराना। अवमूल्यन का मतलब मुद्रा का मूल्य जो है वो साथियों क्या कर देना, गिराना, ध्यान रखना, गिराना। बताइए हमारे भारत में पहली बार अवमूल्यन कब किया गया? तो भारत में पहली बार अवमूल्यन जो है वो साथियों ध्यान रखना कब किया गया? तो पहली बार अवमूल्यन जो है ये 1949 में किया गया था, ध्यान रखना, 1949 में, ध्यान रखना। अभी साथियों 1991 में जुलाई के महीने में 2 बार किया गया, ध्यान रखना, याद रखना। 1991 में 1 जुलाई को किया गया और साथियों ध्यान रखना 3 जुलाई को किया गया। एक बात सोचने की कोशिश करिएगा, हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उस समय 1 जुलाई को साथियों ध्यान रखना $1 की कीमत, मतलब 1 जनवरी 1947 को भारत के 1 रुपए की कीमत साथियों $1 अमेरिका के बराबर थी। आज ये 90 रुपए के बराबर पहुंच गया है $1। इसका मतलब रुपया कमजोर होता जा रहा है। तो याद रखना विदेशी मुद्रा की तुलना में हमारी मुद्रा कमजोर हो रही है। बताइए आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को इनमें से किस नाम से जानते हैं? आयकर कहते हैं। आयकर तुम्हारे साथियों धन पर लगाया जाता है और ये डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, ध्यान रखना, डायरेक्ट टैक्स। व्यापार कर कहते हैं, व्यापार के ट्रेड टैक्स को कहते हैं, ये नहीं होगा, ध्यान रखना। हमेशा जो सीमा शुल्क होता है इसको कस्टम ड्यूटी के नाम से जानते हैं। जब कोई चीज तुम कहीं से खरीद के लाओगे, आयात मतलब खरीदना, जैसे तुम अमेरिका से कोई चीज खरीद के लाए तो तुमको सबसे पहले कस्टम ड्यूटी देनी होगी देश में घुसेड़ने से पहले, और देश से अगर बाहर कुछ भी निर्यात कर रहे हो तो भी तुम्हें कस्टम ड्यूटी देनी होगी। याद रखना कस्टम इंस्पेक्टर एसएससी सीजीएल के थ्रू भरते हैं। बताइए हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखती है? साथियों एक सवाल पूछेगा, बताइए 73वां संशोधन इनमें से किससे संबंधित है? तो सर 73वां संशोधन 1992 जो है ये पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आप सभी लोग जानते हैं इस व्यवस्था को
हमारे भारत में त्रिस्तरीय लागू किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को इस संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची में रखा गया है और ये 11वीं अनुसूची जो है इसमें साथियों ध्यान रखना विषय पूछे कितने हैं, तो विषय जो है ये साथियों 29 रखे गए हैं। इन विषयों में सारे के सारे विषय स्वच्छता, सफाई और साथियों स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। ये विषय किससे जुड़े हुए हैं सर? ध्यान रखना, हम सभी को याद रखना है कौन कौन से, तो सर स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं साथियों, सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, इसके बाद स्वच्छता से जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे विषय जो हैं ये तुमको याद रखना है। इसमें शिक्षा भी आती है तो नोट करके डाल लेना। इसी तरीके से जब 74वां संशोधन पढ़ोगे तो याद रखना 74वां संशोधन आप सभी लोगों को याद रखना है भैया, हमारे आप सभी लोगों को याद रखना है ये नगर निकाय से जुड़ा हुआ है, ये नगर निकाय से जुड़ा हुआ है, नगर निकाय से। और इसमें जो विषय रखे गए हैं ध्यान रखना वो रखे गए हैं मात्र 18। ये याद रखना है इसके तहत हमारे भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जो है वो साथियों जोड़ी गई है। तो एक साथ दोनों को याद कर लो साथियों, ध्यान रखना एक साथ दोनों को याद कर लो। इसमें 11 विषय कम है 11वीं अनुसूची से, 11वीं अनुसूची से 11 विषय कम, तो 11 इसमें 11वीं अनुसूची के ऐड कर लो, बस हो गया। समझ में आया? दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन इसको तुम अलग याद करना भैया, ध्यान से नोट करना। अगला सवाल देखिए, कह रहा भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश, सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करो, ये तदर्थ न्यायाधीश कब लाए जाते हैं? ध्यान रखना जब न्यायपालिका में जजों की कमी हो, जब न्यायपालिका में क्या हो भैया, जब न्यायपालिका में जजों की कमी हो, न्यायपालिका में जजों की कमी हो, जजों की कमी, जजों की कमी हो, जजों की कमी हो, तब साथियों ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं जो रिटायर हो चुके होते हैं, ध्यान रखना जज जो रिटायर हो चुके होते हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड ध्यान रखना, रिटायर्ड हो चुके हैं, ध्यान रखना, उनको साथियों तदर्थ न्यायाधीश बनाया जाता है और इन्हें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही बनाया जा सकता है। इन्हें साथियों केवल और केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट में बना सकते हैं। तो बताइए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे भारत के केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है और कहीं नहीं की जा सकती। अगर तुम धोखे से भी इसमें गड़बड़ कर गए कि नहीं सभी जगह, मुझे भी पता था तुम सब लगाओगे सभी जगह, और मुझे यह भी पता था कि तुम सभी लगाओगे, तो सभी जगह से साथियों खेल खत्म हो जाएगा। तो ये याद रखना इसमें केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में होती है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए 19 नंबर, केंद्र और राज्य के संबंध के लिए पीवी राजमन्नार आयोग जो है वो साथियों गठित किया गया था और एक समिति भी है जिसे 1969 में साथियों गठित किया गया था, गठन किया गया था। साथियों डीएमके के नेता थे, डीएमके जो पार्टी है ध्यान रखना, डीएमके ये एक पार्टी है साथियों, उसी से ये क्या थे जुड़े थे। केंद्र और राज्य के संबंधों पर एक तरीके से जांच करने के उद्देश्य से तमिलनाडु राज्य की साथियों ये पार्टी है, तो तमिलनाडु राज्य के ही राजमन्नार जो थे उनके नेतृत्व में समिति का गठन किया गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम बता दो, तुमसे मैं पूछ दूं योगी आदित्यनाथ जी कहां के हैं, तो तुम कहोगे सर यूपी के हैं। योगी आदित्यनाथ जो हैं ये कहां के हैं? यूपी के हैं। अच्छा यूपी के हैं तो इनके लिए जब समिति गठित की जाएगी तो पूछेगा बताइए ये समिति का जो अध्यक्ष है ये किस राज्य का है, तो तुम कहोगे क्या भैया, तुरंत कहोगे सर यूपी। तो ध्यान रखना वैसे ही यूपी लगाना, गोरखपुर यूपी। वाह वाह क्या जवाब है। अगला सवाल देखिए 20 नंबर, बताइए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है, बताइए किस तरीके से। हमारे भारतीय संविधान को जब तुम पढ़ोगे तो उसमें एक अनुच्छेद 39 मिलेगा, बोलो 39 मिलेगा। सर एक अनुच्छेद हमको 40 भी मिलता है, वाह गुरुजी वाह, अनुच्छेद 40 भी मिला था। साथियों अनुच्छेद 39 में कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो, ध्यान रखना समान वेतन मिलेगा, समान वेतन, ध्यान रखना समान वेतन। तो इस वजह से साथियों समान कार्य समान वेतन का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, इसे आप लगा लेंगे क्योंकि अनुच्छेद साथियों 39 ये हमारे भारतीय संविधान के 36 से लेकर 51 तक के जो अनुच्छेद हैं उसी में आता है 39। ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में आते हैं, ध्यान रखना। इनको हमने आयरलैंड से ग्रहण किए हैं, तो आयरलैंड वाले हैं, ध्यान रखना ये आयरलैंड वाले हैं, ध्यान रखना। बोलो क्लियर है। अगला सवाल देखिए फटाक से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? हमारे भारत में साथियों आर्टिकल 51 जो है ये विदेश नीति के बारे में बताता है। तो सर ये विदेश नीति
नीति के बारे में बताता है। और याद रखना ये जो विदेश नीति है ये आदर्शवादी है, ध्यान रखना कैसी है, तो आदर्शवादी है, आदर्शवादी। आगे चलकर हमने अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को रख दिया। तुम खुद ही सोचकर बताओ, मौलिक कर्तव्य मतलब कर्तव्यों की बात, मतलब आदर्शवादी विचारधारा। इनको आप याद रखना 1976 में हमने जोड़ा है, ध्यान रखना 1976, तो ये आप नोट कर लेंगे। दिए गए अनुच्छेदों में बताइए कौन सा अनुच्छेद है जिसे हटा दिया गया है, तो अनुच्छेद 380 इसे अब लागू नहीं किया गया है, अब हटा दिया गया है, ध्यान रखना हटा दिया गया, हटा दिया गया। वैसे साथियों ये वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा था। अनुच्छेद 312 इसमें अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं ये याद रखना भारतीय सेवाएं हैं। ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं, ध्यान रखना, एक तो IAS है, दूसरी IPS है और तीसरी IRS है, ध्यान रखना IRS है। साथियों अनुच्छेद 7 में राष्ट्रपति शपथ कैसे लेगा उसके बारे में बताया गया है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ राष्ट्रपति को शपथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो CJI होता है वो दिलाता है, तो उसके बारे में विवरण जो है वो दिए गए हैं अनुच्छेद 60 में। कमर कस लो, अगला सवाल 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा कराता है? साथियों फिल्मों में देखा है भाई साहब, फिल्मों में देखा है, फिल्मों में साथियों तुमने सुना जरूर होगा कि भैया कौन से भाई साहब, जरा बताइए, थम के बरस, ए जरा सावन थम के बरस, मेरे महबूब आने वाले हैं। तुम सभी लोगों ने सुना होगा। ऐसे महबूब आने वाले गानों में आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ भाई साहब थम के बरसाया जाता है, और इस थम के बरसाने में आप सभी लोगों को पता है, बताइए इनमें से कौन सा साथियों एक तरीके से निकलता है? जल्दी से बताइए फटाफट, कौन सी एक तरीके से व्यवस्था होती है, जल्दी से, किसके कारण साथियों बरसात होती है, तो जल्दी से बताइए, आप सभी लोगों को याद रखना है। साथियों आप सभी को मैं बता दूं 1946 में वानगुड करके साथियों एक व्यक्ति थे, उन्होंने साथियों पहली बार इसका प्रयोग किया था। 1946 में वानगुड ने साथियों ध्यान रखना सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा जो है वो कराई थी। बताइए कृत्रिम वर्षा किसके कारण साथियों कराई जाती है? सिल्वर आयोडाइड के कारण। चाइना इना इत्यादि बहुत सारे देश इसको कराते हैं, लेकिन भैया ये बहुत महंगी व्यवस्था है, ध्यान रखना महंगी है, हम इसको अब नहीं प्रयोग करते। हमारे यहाँ फिल्मों में भी साथियों वो पाइप चला देते थे, ऐसे छत पे खड़े होकर पाइप चला के शूटिंग करा देते थे, ये आप सभी लोग याद रखना। अगला सवाल देखिए फटाफट 23 नंबर, बताइए रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में किसका उपयोग किया जाता है? भैया जिसमें आयनिक गुण होते हैं, आयन मंडल से किरणें टकराएंगी, हमारे यहाँ साथियों रेडियो तरंगे आयन मंडल में टकराएंगी और आयनिक गुणों के कारण वापस आ जाएंगी, ये आप सभी लोग याद रखना। साथियों हमारे यहाँ क्षोभ मंडल जो है इसमें मौसम की घटनाएं होती हैं, तो मौसम संबंधी आंधी तूफान ये सब किसमें आते हैं, तो याद रखना इसी में। समताप मंडल में वायुयान उड़ाना अच्छा माना जाता है, वायुयान इसी में उड़ाते हैं, और ओजोन परत जो है वो समताप मंडल का ही एक हिस्सा है, ये भी आप याद रखना। अगला सवाल बताइए 24 नंबर, आगा खान गोल्ड कप, ये आप सभी लोगों को पता होगा। हमारे यहाँ जो आगा खान थे वो साथियों किस स्पोर्ट से जुड़े थे? बैडमिंटन से, हॉकी से, फुटबॉल से या क्रिकेट से? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती थी, आप सभी लोगों ने सुना होगा सर रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती थी। नारंग कप जो है वो साथियों बैडमिंटन में दिया जाता था, नारंग कप जो है वो बैडमिंटन में दिया जाता था, ध्यान रखना नारंग कप जो है वो साथियों बैडमिंटन में दिया जाता था, ये आपको याद होगा। हमारे यहाँ साथियों ये तो हो नहीं सकता। साथियों बचा आपके पास फुटबॉल, आगा खान गोल्ड कप फुटबॉल में, साथियों रणजी ट्रॉफी जो है वो आपको याद होगा ये किसमें मिलती है? साथियों ध्यान रखना क्रिकेट में। फुटबॉल के क्षेत्र में आप सभी लोग लगा लेंगे फटाक से, आपको याद रहेगा। बताइए हमारे यहाँ हॉकी में कौन सा साथियों एक तरीके से कप दिया जाता है? तो हॉकी में केवल आगा खान कप दिया जाता है। आगा खान कप जो है वो साथियों ध्यान रखना आगा खान कप जो है वो केवल दिया जाता है, लेकिन यहां गोल्ड दिया हुआ है, गोल्ड कप जो है फुटबॉल में दिया जाता है। सवाल को समझना, गोल्ड कप फुटबॉल में, लेकिन आगा खान कप जो है वो हॉकी में। गोल्ड कप की बात करें, गोल्ड भाई साहब फुटबॉल में, ये आप सभी लोग याद रखना। गोल्ड तो तुम सभी लोगों ने भाई साहब अच्छे से समझ रखा है। अगला सवाल बताइए इनमें से कौन सा साथियों सही सुमेलित नहीं है? गलत पूछ रहा है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अर्थात छुआछूत का अंत किया जाएगा। सर हमारे यहाँ छुआछूत जो है उस
अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही दिया गया है। गिरफ्तारी के विरुद्ध निरोध करने का संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिया गया है। यह गलत है, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में, इसी में साथियों सिख और बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि की भी व्याख्या की गई है। तो याद रखना हिंदू धर्म में ये भी आते हैं साथियों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी इसी में आते हैं, ये आप ध्यान रखना। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। तो ये सारे अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। अगला सवाल 26 नंबर, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही साथियों एकीकृत किया जा सकता है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में यह कहा गया है ना तो कोई कर लगाया जाएगा और ना ही कोई कर हटाया जाएगा। संचित निधि जो हमारी होती है उससे साथियों जुड़े हुए प्रावधान इसमें आते हैं। अनुच्छेद साथियों 368 ये हमारे भारतीय संविधान में संशोधन से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। और संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ले रखी है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल आपको याद रहेंगे। अनुच्छेद 265 में कहा गया है ना तो कोई कर वसूलो और ना ही कोई कर नया लगाओ। अगला सवाल कह रहा है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर साथियों किसने प्रतिबंध लगाया है, उसका अनुच्छेद पूछ रहा है। हमारे यहां साथियों 52वां संशोधन किया गया था। यह 1985 में राजीव गांधी जी की सरकार में किया गया था। जब राजीव जी साथियों प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किया था और उन्होंने इसके लिए 10वीं अनुसूची को साथियों क्या किया था, साथियों जोड़ा था। तो 10वीं अनुसूची जो है यह दल बदल से जुड़ी हुई थी। लेकिन हमारे भारत में 1991 में साथियों हमने क्या किया, मतलब हमने 91वां संशोधन कराया। 91वां संशोधन जो है ये 2003 में कराया और इसका भी संबंध जो है वो दल बदल से है। ये जो 52वां था इसमें कहा गया था कि 1/3 सदस्य यदि पार्टी छोड़ते हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें कहा गया कि यदि 2/3 सदस्य पार्टी को छोड़ देंगे तो इसे विलय कहा जाएगा, ध्यान रखना। तो पार्टी छोड़ेंगे तो विलय। तो ये याद रखना ये 52वां संशोधन ही है जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ध्यान रखना। अगर हम 42वें की बात करें तो यह लघु संविधान कहा जाता है और इसके तहत हमने साथियों 1976 में आप सभी को याद होगा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा था। समाजवाद बताइए, पंथ निरपेक्ष शब्द पूछता है कब जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है ये हमने कब जोड़ा, तो इसी समय 1976 में साथियों जोड़ा गया था। साथियों मोरारजी देसाई ने 1978 में 44वां संशोधन किया था और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में रख दिया। बताइए 28 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस इनमें से कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस साथियों हम सभी लोग प्रेम से मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर मानवाधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है। आपको याद होगा मानवाधिकार दिवस जो है ये आप सभी लोग नोट कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो आप सभी लोग ध्यान रखना कब मनाते हैं सर, 10 दिसंबर को। 24 तारीख को हम सभी लोग मनाते हैं यूएन का स्थापना दिवस। जरा देखिए यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर को की गई थी 1900 साथियों, कब याद करिए 1945 में। बताइए हमारे यहाँ पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो पोलियो दिवस भी आपको याद रहेगा सर हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को। 3 दिसंबर को विकलांगों के लिए दिवस मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर विकलांगों के लिए दिवस। भाई साहब लंगड़े दिवस, देखो 3 कैसे लिख रहे हो सर, लंगड़ा के लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 3 दिवस लंगड़ा, ये आप सभी लोग याद रखना। अगला सवाल देखो, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आप सभी लोग जानते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती। गांधी जी तो साथियों ध्यान रखना आप सभी लोगों को याद होगा इस दिन हम गांधी जी की जयंती भी मनाते हैं और साथ साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती को हम इसी समय सेलिब्रेट करते हैं। 23 मार्च को आप जानते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई, तो राजगुरु को साथियों ध्यान रखना 1931 में फांसी। तो 1931 में साथियों फांसी की सजा जो है वो एक तरीके से दी गई थी। 30 जनवरी को गांधी जी को गोली मारी गई थी। तो बताइए गांधी जी को गोली कब मारी गई, तो गांधी जी जो थे इनकी हत्या या गोली जो है वो इसी दिन लगा था। देखो 30 जनवरी और साथियों ध्यान रखना 23 मार्च, इन दोनों डेट को हम साथियों मनाते हैं शहीद दिवस। तो अगर आपसे कोई कहे कि बताइए शहीद दिवस कौन सा माना जाएगा, तो दोनों ही शहीद दिवस हैं। हमारे भारत में गांधी जी की भी साथियों शहादत के दिन शहीद दिवस और इसको भी मनाते हैं 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। अब जरा देखो हमारे यहां साथियों करंट अफेयर्स का सवाल,
ध्यान से नोट करना, करंट अफेयर्स। तुम सभी लोगों ने सुना होगा, हमारे यहाँ साथियों आतंकवाद का एक चैप्टर आता है जिसको हम सभी लोग पढ़ते हैं, आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा। ऐसे केसेस में हम बहुत सारे ऑपरेशन चलाते हैं। उन ऑपरेशन में ऑपरेशन चेकमेट का संबंध किससे है? तो साथियों श्रीलंका से है, ध्यान रखना। ऑपरेशन कैक्टस ये मालदीव से बना है। साथियों ऑपरेशन ब्लू स्टार ये इंदिरा गांधी जी ने पंजाब में साथियों हरिमंदिर के आक्रमणकारियों को भेजा था, भाई साहब स्वर्गलोक। साथियों ध्यान रखना, इसके बाद ऑपरेशन सिद्धार्थ जो बिहार के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब इसको मिला लीजिए, कह रहा है बताइए चेकमेट का संबंध श्रीलंका से, मतलब ए का चौथा हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो गया। और लास्ट में देखो ऑपरेशन साथियों सिद्धार्थ मतलब डी का तीसरा, तो डी का तीसरा एक ही में मिल रहा है। देखो तुम्हें पेपर का एक तरीका समझाता हूं, पहला मिलाओ और आखिरी मिलाओ, किन्हीं दो को मिलाने के बाद पहले आंसर मैच करा लो। अगर मैच हो जाए तो बेस्ट है, नहीं मैच होता है कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए 31 नंबर सवाल, थोड़ा सा आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखिएगा। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव जो हैं वो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस हैं, ध्यान रखना, ये पुर्तगाल के हैं, ध्यान रखना, एंटोनियो गुटेरस, आप नोट कर लेना। ये वर्तमान में साथियों 9th नंबर के हैं, 9th नंबर के हैं। इनसे पहले 8th नंबर के साथियों ध्यान रखना बान की मून थे, आपको याद होगा। कोफी अन्नान जो हैं ये साथियों पहले अश्वेत, साथियों ध्यान रखना, पहले अश्वेत जो हैं, अश्वेत जो हैं, अश्वेत का मतलब जो काले काले थे, साथियों ध्यान रखना, अश्वेत सभी को याद रखना है, महासचिव बने थे। तो याद रखना पहले अश्वेत महासचिव कोफी अन्नान बने थे। कोफी अन्नान जो है ये घाना देश के थे, ध्यान रखना, तो घाना के थे, घाना अफ्रीका देश का है, साथियों ध्यान रखना, मतलब अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अगला सवाल बताइए किस वर्ष भारत ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के एसोसिएशन देश का दर्जा 2017 में भारत ने प्राप्त कर लिया? ये आप सभी लोग याद रखना, थोड़ा सा साथियों ये वो संगठन है जिनके बारे में आप सभी लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। याद रखना, आप सभी को नोट करना है कि ये कब प्राप्त करता है, 2017 में। अगर आपसे कोई पूछे परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, परमाणु ऊर्जा जो है इसके लिए अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसी बनाई गई, बताइए कब स्थापित हुई? तो 1957 में बनाई गई। इसका जो हेडक्वार्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ध्यान रखना। परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है इसको आप नोट कर लेना, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी में साथियों आप सभी लोगों को मिलेगा। अगला सवाल बताइए एवरेस्ट पर्वत शिखर इनमें से किस देश का है? बहुत गलतियां होती हैं इस सवाल में। इस सवाल में गलती ये हो जाती है कि हम एवरेस्ट को मान लेते हैं भारत की है, जबकि ये गलत है। 8,800 साथियों 49 मीटर ऊंची एवरेस्ट जो है इसे दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान कहा जाता है। तो दुनिया की ध्यान रखना, या दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान, ऊंचा स्थान, ये साथियों ध्यान रखना हमारे भारत के पड़ोस नेपाल में पड़ती है। याद रखना कहां पर? तो नेपाल में। आपसे पूछेगा बताइए भारत की सबसे ऊंची, तो भारत में साथियों ध्यान रखना आपको गाडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 के नाम से जानते हैं, तो गाडविन ऑस्टिन जो है ये हमारे भारत की साथियों सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, ये हमारे भारत की है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए बताइए 34 नंबर, किस भारतीय नोट के पृष्ठभाग पर मंगलयान मिशन जो है उसका चित्र बनाया गया? तो ये आप ध्यान रखना, ये नोट हमारे भारत में 2000 का है, ध्यान रखना, जिसमें गहरा साथियों ध्यान रखना आप सभी लोग क्या कहेंगे, गहरा गुलाबी रंग है। ये पेपर में आया सवाल है, गहरा गुलाबी रंग है, ध्यान रखना गुलाबी रंग है। तो 2000 के नोट में आप सभी लोग याद रखेंगे। वैसे तुम जानते हो 2000 का नोट मई 2023 में सरकार ने क्या कर दिया भैया, प्रतिबंधित कर दिया। 19 मई की डेट थी, उसी से साथियों इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या कह दिया गया कि भैया इसको धीरे धीरे वापस घसीट लाओ, ये आप ध्यान रखना। 500 के नोट में भैया किसका चित्र है? तो तुम ध्यान रखना लाल किला का चित्र है, जो दिल्ली में पड़ता है, आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली में इसका चित्र पड़ता है। 100 रुपए के नोट में रानी की बाव का चित्र है, ध्यान रखना, तो याद रखना इसमें रानी की बावड़ी जो है उसका चित्र है, रानी की बाव जो है उसका चित्र है, बावड़ी जो है ये भारत के गुजरात राज्य में जहां पर बावड़ियां खूब हैं वहीं पर फेमस है। साथियों 200 के नोट में सांची का स्तंभ बना है, ये आप ध्यान रखना, तो सांची जो है ये साथियों आप ध्यान रखना उसका स्तंभ बना हुआ है। अगले आप सवाल पे पढ़ें उससे पहले 50 रुपए के नोट में बताइए किसका चित्र बना है। 50 रुपए
में किसका नोट का 50 रुपए की नोट है, उसमें बताइए किसका चित्र बना है। सांची का स्तूप तो तुम बता दोगे। अगला सवाल बताइए उत्तर प्रदेश का बजट 2022-23 में किसने प्रस्तुत किया था। चलो तुमसे पूछ लेता हूं करंट अफेयर्स का, बताइए 2025-26 में किसने प्रस्तुत किया। 2025-26 में किसने प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया। देखो एक बात अच्छे से समझ लो साथियों, रेलवे का पेपर जो बच्चे दे रहे हैं उनको पता है करंट अफेयर्स जो है पुराना भी पूछ रहा है। पिछली बार ऐसा हुआ था यूपी पुलिस के पेपर में, भैया याद रखना करंट अफेयर 3 साल पुराना 2021 का भी 24 में पूछा था, और यही वो वक्त है जो सीख लो। साथियों ध्यान रखना 2025-26 में भी हमारे सुरेश खन्ना वित्त मंत्री थे, और अभी उत्तर प्रदेश के साथियों ये वित्त मंत्री वर्तमान में भी हैं। बताइए यूपी का इस बार कुल बजट कितना था। तो यूपी के अगर हम बजट की ही बात कर रहे हैं तो लगभग 8 साथियों ध्यान रखना लाख करोड़ रुपए का था। ध्यान रखना 8 लाख करोड़ रुपए से भी साथियों अधिक का, रुपए से ध्यान रखना अधिक का। ये मोटा मोटा अंदाजा लगाकर बस पूछा जाता है, एग्जैक्ट कभी नहीं पूछा गया। पेपर उठाकर देखो, हमसे ज्यादा तुम नहीं जान पाओगे। साथियों 8 लाख करोड़ से अधिक का इस बार यूपी का बजट, या आप सभी लोग नोट कर लेना। 36 नंबर, हाल ही में जापानी मस्तिष्क, ये एक ऐसा बुखार है जो मच्छर के काटने से होता है। साथियों इसे पहली बार जापान में देखा गया था, तो जापान में साथियों ध्यान रखना ये एक तरीके से फैला, इसी वजह से हम सभी लोग जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस इसको बोलते हैं, मतलब जापानी मच्छर के कारण साथियों होता है। इससे आप सभी लोग जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा भाई साहब बस्ती, गोंडा, गोरखपुर या कानपुर नगर एक तरीके से कौन प्रभावित हुआ। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का जो क्षेत्र गोरखपुर रहा वो इससे प्रभावित रहा। या आप सभी लोग याद रखना ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर योगी जी का साथियों क्षेत्र है। गोरखपुर में आप सभी लोग याद रखना एक पत्रिका छपती है, तुम्हारे पेपर में भी आ चुकी है। बताइए कल्याण पत्रिका कहां से छपती है, यहीं से छपती है। बताइए हमारे यहाँ गीता प्रेस कहां पर है, तो याद रखना ये जो गीता प्रेस है जो कि साथियों आपने सुना भी होगा, ये गोरखपुर में पड़ती है, यहीं पर है। तो गीता प्रेस गोरखपुर में पड़ता है, ध्यान रखना, जहां से रामायण और साथियों ध्यान रखना महाभारत छपती है। वैसे तुमने मलेरिया पढ़ रखा है, बताइए किस मच्छर से होता है। तो मलेरिया जो है ये आप सभी लोगों को याद रखना है किससे होता है। सर हमको पता है ये मादा एनाफिलीज से होता है, मादा एनाफिलीज जो है उससे होता है, ध्यान रखना। और अगर तुमसे कह दें कि भैया डेंगू बता दो किससे होता है, तो डेंगू जो है ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। खेल खत्म। अगला सवाल 37 नंबर, इनमें से कौन सा व्यक्ति ऐसा था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच निकला था। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच निकलने वालों में चंद्रशेखर आजाद एकमात्र व्यक्ति थे। साथियों ध्यान रखना दिसंबर 1927 में इन लोगों को फांसी दी गई थी। ध्यान रखना 4 लोगों को क्या किया गया था, 4 लोगों को साथियों ध्यान रखना फांसी की सजा जो है वो दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र केस जो है ये 1925 का है, ध्यान रखना। इसमें 4 लोगों में सबसे पहला नाम राम प्रसाद बिस्मिल का आता है। राम प्रसाद बिस्मिल जो है इनको साथियों फांसी कहां पर दी गई थी, तो इनको गोरखपुर की सेंट्रल जेल जो थी वहीं पर फांसी दी गई थी उस समय गोरखपुर में। साथियों दूसरे नंबर पर आपको रोशन सिंह मिलेंगे। रोशन सिंह जो है इनको साथियों ध्यान रखना नैनी प्रयाग में यानी इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। तीसरे नंबर पर साथियों आप सभी लोग नोट कर लेना अशफाक को फांसी कहां पर दी गई, तो अशफाक उल्लाह खान जो थे इनको याद रखना, अशफाक उल्लाह खान जो हैं इनको फांसी फैजाबाद की जेल में दी गई थी। फैजाबाद जो अब अयोध्या बन गया है। साथियों इसके बाद एक व्यक्ति थे राजेंद्र लाहिड़ी, जिनको हम सभी लोग याद करेंगे गोंडा की जेल में फांसी दी गई थी। तो याद रखना इनको गोंडा जेल में फांसी। अब पेपर में अगर किसी एक व्यक्ति की फांसी की सजा पूछ दे, यकीन मानो ऐसे पसीना पकड़ोगे, पेपर छूट जाए लेकिन तुम मत छूटना। इनके नाम को ध्यान रखना और फांसी की सजा भी तुम याद रखना। अगला सवाल बताइए भारत में जनसंख्या नीति की पहली बार घोषणा इंदिरा गांधी जी ने साथियों 1971 में की थी। बताइए कब की थी, तो 1971 में इंदिरा गांधी जी ने की थी। 1971 का वर्ष जो है साथियों ध्यान रखना इसे जनसंख्या विस्फोट का वर्ष भी कहते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट का वर्ष भी कहते हैं
हैं जनसंख्या विस्फोट। इस साल इतनी तेजी से साथियों जनसंख्या बढ़ी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। बताइए हमारे यहाँ साथियों जनसंख्या में निगेटिव वृद्धि दर कब हुई? तो जनसंख्या के लिए साथियों ध्यान रखना नकारात्मक कौन सा वर्ष रहा? तो नकारात्मक साथियों ध्यान रखना 1991 वाली रही, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए फटाक से 38 के बाद 39। बताइए अवधि बोली के लिए इनमें से कौन प्रसिद्ध रहे? अवध के क्षेत्र अर्थात लखनऊ, इलाहाबाद इत्यादि में आप सभी लोग जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा है पद्मावत। साथियों पद्मावत की जो भाषा है वो अवधि है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछी गई है। जबकि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे। साथियों तुलसीदास ने अपने जीवन की मधुर मधुर रचनाएं ब्रज में लिखी, लेकिन रामचरितमानस जो है वो साथियों ध्यान रखना इन्होंने किस में लिखी? अवधि में लिखी, ध्यान रखना अवधि में लिखी। याद रखना बाकी दोहावली, कवितावली ये सब आप पढ़कर देखिए तुलसीदास जी की ही है। ध्यान रखना कवितावली, रामलला नेहचू ये सब किसकी हैं? तो रामलला नेहचू ये साथियों ध्यान रखना तुलसीदास जी की हैं। रामलला नेहचू ये सब ब्रज भाषा में लिखी गई। रुस्मान भी साथियों ध्यान रखना अवधि के ही हैं। तो उपरोक्त में सभी को आप लगाएंगे ये सारे के सारे अवधि के ही साथियों गायक हैं या साथियों एक तरीके से रचना करते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश साथियों सबसे पहले याद रखना नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना। अच्छा देखो एक बात बताओ, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला दिखाई देगा, काला? भैया ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि अंतरिक्ष यात्री की बात कर रहा है, मैंने सोचा जमीन से देख रहा है। यहां पर अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष यात्री, और अंतरिक्ष यात्री जो है वो आकाश को देख रहा है अंतरिक्ष से, आकाश को देख रहा है आकाश को। अब ये आकाश को देखेगा ना, तो यहां प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। प्रकाश का जब तक प्रकीर्णन नहीं होगा तब तक तुम कैसे इसमें साथियों एक तरीके से चेंज कर सकते हो कलर को? तो ऐसे में जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, तो जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो ये काला दिखेगा, ध्यान रखना काला दिखेगा, काला। अगर तुम पृथ्वी से नीचे की ओर बैठकर पृथ्वी से देखोगे तो काला तो नीला दिखेगा। याद रखना इसलिए क्योंकि यहां से प्रकीर्णन हो जाता है। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे अंतरिक्ष यात्री आकाश को कैसे देखेगा तो काला दिखाई देगा, लेकिन पृथ्वी जो है ये नीला ग्रह है और ये नीला ही दिखाई देगा, ध्यान रखना। अगला सवाल 41 नंबर, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम जो है ये परम है, ध्यान रखना। और सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने साथियों कंप्यूटर को बनाया था, याद है ना? तो बेबेज ने साथियों क्या किया था? कंप्यूटर को बनाया था। इसको हटा दीजिए। परम श्रेणी के कंप्यूटर हमारे भारत के सुपर कंप्यूटर हैं, ध्यान रखना, जिनकी गणना गति बहुत तेज होती है। बताइए चंद्रप्रभा इनमें से कहां? तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य ये चंदौली में पड़ता है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं ये हमारे उन साथियों क्षेत्रों में है जो बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं, यानी बीएसआर में आते हैं, ध्यान रखना। कुल मिलाकर ये समझ लो कि इनको हम अपने इकोलॉजी में साथियों क्या रखते हैं? तो इकोलॉजी में टॉप पर रखते हैं, ध्यान रखना टॉप पर। ये जो इकोलॉजी शब्द है इसे अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, तो हैक कर लो, ध्यान रखना हैक कर लो। अगला सवाल देखिए 43 नंबर, इनमें से काशी की बहन किसको कहते हैं? काशी की बहन के रूप में साथियों गाजीपुर को जाना जाता है, क्योंकि जैसे काशी जो है वहां पर साथियों तीर्थ स्थान खूब हैं, तीर्थ स्थान खूब हैं, तीर्थ स्थान, वैसे ही गाजीपुर में भी तीर्थ स्थान खूब हैं, तीर्थ स्थान खूब हैं। आपने सुना होगा, बताइए कार्नवालिस जो है उसका साथियों मकबरा कहां पर है? कार्नवालिस जो है इसका मकबरा जो है ये भी साथियों यहीं पर पड़ता है, गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद साथियों जानते हो किसके लिए मेरे दोस्त? तो बांस के लिए जाना जाता है, बांस के लिए। और यहां से साथियों वो जो बांस की लकड़ियां बनती हैं, डलिया इत्यादि, वो साथियों फेमस हैं। इसी तरीके से साथियों मिर्जापुर और भदोही ये दोनों कालीन के लिए जाने जाते हैं, इनको आप याद रखना, ये कालीन उद्योग के लिए। अगला सवाल, वैसे काशी को घाटों का नगर भी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने यहीं पर 80 घाट पर साथियों 10 घोड़ों की बलि दी थी। बताइए किस विटामिन की कमी से खून का तक्का धीरे धीरे एक बीमारी का कारण बन जाता है? तो हमारे यहाँ विटामिन की जो है इसमें साथियों विटामिन के जो है इसमें एक प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। ये याद रखना, आज तक तुमने कभी नहीं सुना होगा मेरे दोस्त प्रोथ्रोम्बिन। अपने किसी दोस्त का नाम रखो जो तुम्हारा खून पीता हो। भैया प्रोथ्रोम्बिन हमारा एक दोस्त है जिसका नाम आप कुछ भी रख लो। आप सभी लोग अपने उस दोस्त का नाम कमेंट में एक बार डालो, सभी लोग, जो तुम्हारा खून पीता हो। भाई साहब ये प्रोथ्रोम्बिन वो है, अगर इसकी कमी हुई तो याद रखना भैया खून पी जाएगा, ध्यान रखना। मतलब कमी हुई तो खून पी जाएगा, मतलब इसी की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। याद रखना, अपने दोस्त के नाम को कमेंट में लिख लो और आज के बाद उसको देख लेना। समझ में आया? जो प्रोथ्रोम्बिन भाई साहब खून, लड़कों तुम्हारे लिए वो सब ABCD में XYZ के नाम नहीं बताने हैं, ठीक है?
पानी ले आना उधर से। ठीक है, XYZ जो है वो नहीं बताने। विटामिन ई को हम सभी लोग ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ध्यान रखना ब्यूटी विटामिन। देखो लड़कियों में साथियों इसका कंपटीशन खूब होता है, आप सभी लोग जानते हो। विटामिन ई जो है ब्यूटी विटामिन। विटामिन डी जो है इससे मनुष्य शरीर में रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, ध्यान रखना सूखा, याद रखना। विटामिन सी से साथियों ध्यान रखना स्कर्वी अर्थात मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है, ये दांतों से संबंधित रोग है, इसको आप नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखिए 45 नंबर, टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये साथियों हमारे भारत में जो सिम कार्ड इत्यादि होते हैं साथियों हमको पढ़ाया गया था, सिम इत्यादि जो होते हैं वो कोई गड़बड़ ना करे इसके लिए रेगुलेट करती है, ध्यान रखना। तो याद रखना टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहां पर आप सभी लोगों को याद रखना है, ए ऑप्शन लगाना है। हमारे भारत में सर्वाधिक सिम किस कंपनी के हैं? तो सर्वाधिक सिम जो है वो साथियों ध्यान रखना सबसे ज्यादा अभी जियो के हैं, दूसरे नंबर पर एयरटेल के हैं और तीसरे नंबर पर नोट करके डाल लेना हमारे वीआई के हैं, ध्यान रखना। तो हमारे यहां सबसे ज्यादा साथियों टेलीडेंसी जो है वो साथियों जियो की है। सवाल पूछेगा सर्वाधिक टेलीडेंसी किसकी है? तो याद रखना ये सर्वाधिक टेलीडेंसी कही जाती है, तो सर्वाधिक टेलीडेंसी जो है ये साथियों ध्यान रखना हमारे जियो की है, ध्यान रखना। अगला सवाल 45 नंबर, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है इसको 2350 बीसी से लेकर हम सभी लोग 1750 बीसी तक पढ़ते हैं। इस युग में साथियों सबसे ज्यादा प्रयोग जो है वो कांसे जैसी धातु का किया गया था, इसलिए इसको कांस्य युग कहते हैं। साथियों कांसा जो है इसका प्रयोग खूब भर भर के किया गया था। कांसा जो है ये तांबा और टीन से मिलाकर बना है, तांबा और टीन से मिलकर बना है। ये आप सभी लोग याद रखना हमारे भारत के सबसे ज्यादा पुराने सिक्के इसी के मिलते हैं। अगला सवाल देखिए, बताइए मसालों का बगीचा किसको कहते हैं तथा हमारे भारत में रबड़ के उत्पादन में वो नंबर 1 है। इसी तरीके से बताइए इलायची के उत्पादन में नंबर 1 कौन है? तो सर इलायची के उत्पादन में। इसके बाद साथियों काली मिर्च के उत्पादन में आदमी साथियों हमारा वो राज्य जो है वो ऊपर है, तो इसमें साथियों केरल को रखते हैं। बताइए वर्तमान 2025 में सर्वाधिक साथियों एक तरीके से हमारे यहां सर्वाधिक साथियों आपसे पूछे बताइए सर्वाधिक साथियों मसाले किस राज्य में उत्पादित किए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में किए जाते हैं, सेकंड नंबर पर साथियों गुजरात में किए जाते हैं। केरल का तो यहां पर कोई नाम ही नहीं आ रहा। तमिलनाडु जो है ये आप सभी लोगों को याद रखना है, ये लौंग उत्पादन में नंबर 1 है, ध्यान रखना लौंग में साथियों नंबर 1 आपको मिल जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल 48 नंबर, सूरसागर की रचना सूरदास ने की है, ध्यान रखना। अगर हम साथियों जायसी की बात करें तो इन्होंने पद्मावत ग्रंथ की रचना की है। कबीरदास की रचनाएं आप जानते हैं साखी सबद रमैनी। साखी सबद रमैनी किसकी रचना है? तो साखी सबद रमैनी साथियों हमको इनकी रचना मिलेंगी। बताइए इनको साथियों हम किस नाम से और जानते हैं? तो बीजक इनके कविता संग्रह को कहते हैं, आप सभी लोग याद रखना। तो तुरंत कहेंगे सीधे आपको सूरसागर सूरदास जी की है। संविधान परिषद में बताइए वंदे मातरम गीत को पहली बार इनमें से कब एक तरीके से स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी को साथियों या 1 जनवरी को या 11 मार्च। 2 डेटे में हटा देता हूं, 2 डेटे तुम कोशिश करके लगाओ जल्दी से, क्या लगाओगे? हमारे यहां राष्ट्रगान की बात हो या राष्ट्रध्वज को, दोनों को साथियों एक ही दिन स्वीकार किया गया था। जल्दी से बता डालिए कौन सी डेट थी? हमारे यहां राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज दोनों को साथियों ध्यान रखना 24 जनवरी को स्वीकार किया गया था, दोनों को ही, चाहे वो राष्ट्रगान हो जनगण मन हो या साथियों ध्यान रखना राष्ट्रगान हो या राष्ट्रध्वज हो, दोनों को साथियों एक ही दिन क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। मतलब राष्ट्रगीत याद रखना, ये राष्ट्रगीत है, ध्यान रखना राष्ट्रगीत की हम बात कर रहे हैं। दोनों को एक ही दिन 24 जनवरी को स्वीकार किया गया था। बताइए वंदे मातरम गीत को हम सभी लोग कितने सेकंड में गाते हैं? तो 65 सेकंड का समय जो है वो लगता है, ध्यान रखना। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है? तो लेखक का नाम याद रखना आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी है, ध्यान रखना बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जिन्होंने साथियों आनंद मठ नामक एक ग्रंथ लिखा है। इनकी बुक है साथियों ध्यान रखना, उसका नाम क्या है? तो आनंद मठ है, ध्यान रखना आनंद मठ, उसमें साथियों इसको दिया गया है। अगला सवाल देखिए, बताइए फटाक से 50 नंबर, इनमें से कंचन एक किसकी अच्छी प्रजाति कही जाती है? अंगूर की साथियों, आंवला की, आम की, अमरूद की। आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ भारत में सबसे ज्यादा अमरूद 18% के करीब अकेले उत्तर प्रदेश में, आम उत्पादन
उत्पादन में तो हम नंबर 1 ही हैं, आंवला उत्पादन में भी यूपी नंबर 1 है। और यूपी का साथियों प्रयागराज जो है, सॉरी यूपी का जो हमारा साथियों प्रतापगढ़ है, वो एक तरीके से आंवला उत्पादन में क्या है, तो मेरे दोस्त नंबर 1 पे आता है। अगर तुमसे कह दे कि बताइए आंवला उत्पादन में हमारा साथियों कौन है नंबर 1, तो याद रखना यूपी है। कंचन जो है ये आंवला की प्रजाति है। आंवला जो है हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में साथियों सर्वाधिक पाया जाता है यूपी में। अगर कोई कहे भारत में पूरे बताइए नंबर 1 उत्पादन कौन करता है, तो नंबर 1 यूपी करता है। अगर अमरूद की बात करें तो ये भी यूपी नंबर 1। साथियों आम की बात करें तो यूपी, अंगूर की बात करें तो महाराष्ट्र। बताइए हमारे भारत में सबसे ज्यादा अंगूर उत्पादन कहां पर होता है, तो तुरंत कहेंगे सर हमने, साथियों ध्यान रखना पहली बार पढ़ी हूं सर ये क्वेश्चन, बहुत ही शानदार गजब। जो आंवला है इसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो सर्वाधिक साथियों ध्यान रखना विटामिन सी जो है वो पाया जाता है, विटामिन सी। देखो हमारे यहाँ कुछ राजनेता हैं तो बहुत फेमस होते हैं, उनके साथियों किसके, तो विधानसभा क्षेत्र पूछ लेता है। तो ये जो आंवला का प्रतापगढ़ का क्षेत्र है ये राजा भैया का क्षेत्र है, ध्यान रखना कुंडा सीट आप जानते हैं। तो ये रहे 50 सवाल। 50 सवाल करने के बाद हम तुमको एक जानकारी देते हैं, फिर अगले 50 सवाल। साथियों यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वाले हर एक विद्यार्थी के पास हमारा ये अंतिम प्रयास बैच साथियों जरूर होना चाहिए। इस बैच की खूबियां जानोगे ना तो तुम भी रह नहीं पाओगे। इसमें साथियों हमारी फ्लो चार्ट में किताबें जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में एप्लीकेशन पर पूरी अपलोड की जा चुकी हैं। मतलब तुमको कंटेंट की जरूरत ही नहीं कहीं की। साथियों कंप्लीट थ्योरी बैच है, 600 घंटे से अधिक की लाइव क्लासेस तुमको अंतिम प्रयास बैच में मिल रही हैं। नोट्स मिल गए, बैच मिल गया, 6 से 7 घंटे रेगुलर क्लास चल रही है। 50 क्वेश्चन की डेली एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एप्लीकेशन पर चलती है। टीचरों का ग्रुप है डाउट का, 1 दिसंबर से इसकी क्लासेस चालू हो गई। मात्र 99 रुपए का ये बैच है, आप सभी लोग इसे ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। बताइए हमारे यहाँ आर्द्रता नमी जिसको हम कहते हैं वो इनमें से किससे नापते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे सर इसको नापते हैं हम हाइग्रोमीटर से। ध्यान रखना किससे नापते हैं, आर्द्रता की बात कर रहा है तो हाइग्रोमीटर से। द्रवों का अगर घनत्व की बात करता तो द्रवों का घनत्व जो स्थान घेरते हैं वो हाइड्रोमीटर से। पोटेंशियोमीटर से क्या नापते हैं जरा बताना, लैक्टोमीटर से तो तुम जानते हो दूध की शुद्धता जो है, अभी पीछे पढ़ाया भी था दूध को कि कितना उसमें पानी मिला है कितना उसमें पानी नहीं मिला है, ये साथियों आप सभी लोग लैक्टोमीटर से नापते हो। साथियों अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए पोटेंशियोमीटर से क्या नापते हैं, जो दो परिपथ के बीच की साथियों एक तरीके से विभवांतर होता है ना उसको नापते हैं। तो ये परिपथ होता है, इसके बीच का जो विभवांतर होता है उसको नापते हैं। मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना विभवांतर जो है उसको नापते हैं, इसको हटा दो। अगला सवाल 51 के बाद 52 नंबर। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, शानदार तरीके से समझना, एक बोतल है जैसे मान लो ये वाली, ठीक, पी लेते हैं थोड़ा फिर समझाते हैं बढ़िया से। जब साथियों ध्यान रखना इस बोतल में पानी भरा जाता है तो होता क्या है, अब देखो तुम्हें, जब पानी की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल साथियों टूट जाती है। क्यों आखिर? सबसे बड़ी चीज यह है कि जब पानी जमता है तो इसका साथियों प्रसार होता है। क्या होता है? प्रसार होता है। वाह। दूसरा, पानी के हिमांक बिंदु पर ध्यान रखना बोतल सिकुड़ जाती है, बोतल नहीं सिकुड़ती है। बोतल के बाहर का तापमान अंदर के तापमान से, वाह जी वाह, बोतल के बाहर का तापमान ज्यादा होगा तो पानी और पिघलेगा, ये गलत है। ध्यान रखना पानी जमने पर साथियों फैलता है, इसको आप नोट करके डाल लीजिए। अक्सर ऐसा देखा होगा कि हमारे यहाँ ठंड में पानी के पाइप फट जाते हैं, याद रखना पानी के पाइप फट जाते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लेना। अगले सवाल पे आ जाइए 53 नंबर। बताइए दृष्टि पटल जिसमें रेटिना को साथियों हम पढ़ते हैं उस पर चित्र बनता है। ध्यान रखना हमेशा इसको नोट कर लेना, चित्र जो है वो छोटा बनेगा
और साथियों उल्टा बनेगा। तो वास्तविक चित्र जो है वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। जैसे तुम अपने घर में शीशे में फोटो देखो, शीशे में फोटो देखो, शीशे में फोटो, तो तुम्हें साथियों ध्यान रखना बाएं की जगह दाएं और दाएं की जगह बाएं दिखेगा। दायां हाथ उठाओगे बायां दिखेगा, बायां उठाओगे दायां दिखेगा। आपने सुना होगा जब हमारे यहाँ नेत्र चिकित्सक साथियों आंखों का इलाज करता है तो तुम सभी लोग जानते हो मोतियाबिंद में कार्निया का इलाज किया जाता है। याद रखना मोतियाबिंद के ऑपरेशन में मनुष्य की कार्निया का इलाज किया जाता है। अगला सवाल बताइए 54 नंबर। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशान होकर के परेशानी का अनुभव करता है, इसका कारण क्या होता है? जब शरीर में साथियों पसीना आता है तो अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, तुमने सुना होगा बादल वाली रात गर्म होती है। बादल वाली रात जो है वो क्या होती है? ध्यान रखना गर्म होती है, गर्म होती है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हमारी ऊष्मा जो है वो पृथ्वी के बाहर साथियों नहीं जा पाती। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे यहाँ साथियों जो ऊष्मा है वो अवशोषित नहीं हो पा रही है, मतलब उसको अवशोषित करने का समय नहीं मिल रहा। तो पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित अर्थात सोख नहीं पा रहा है, जिस कारण से हमें उमस जैसी लगती है। तो ये उमस जैसी लगती है, ध्यान रखना। इनडायरेक्टली हमारे सीधे साधे बच्चे इसको ही उमस कहेंगे। ध्यान रखना उमस। देखो गांव के लोग कितने चालाक थे, उन्हें अपने हिसाब से शब्द बना लिया। क्या बनाया? उमस। अब तुम इतना पढ़ो खोपड़ी अपनी पटको, सरल शब्दों में इसको उमस कह लो कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, इसका मतलब है उमस। अगर उमस होगी तो साथियों क्या होगा? एक तरीके से भाई साहब ध्यान रखना ऐसा होगा। पोलियो का टीका सबसे पहले इनमें से किसने तैयार किया था? तो साथियों आप सभी लोग बताइए। पाल एहरलिच ने, जोनास साल्क ने, साथियों आप तुरंत कहेंगे साल्क ने तैयार किया था। आप सभी को पता होगा एल्बर्ट सेविन जो है इन्होंने साथियों आपको याद होगा वो ओरल ड्रॉप जो है वो बनाई थी। ओरल ड्रॉप याद करो, 2 बूंद जिंदगी के, ये इन्हीं के द्वारा दी गई थी। ध्यान रखना अगर आपने याद किया होगा तो 2 बूंद जिंदगी के वो लेते हो ना पोलियो। अगर पूछे बताइए भारत इससे कब मुक्त हो गया? तो भारत जो है 2014 से मुक्त घोषित कर दिया गया पोलियो से साथियों। ध्यान रखना मुक्त हो गया। ध्यान रखना। अगला सवाल 56 नंबर। बताइए इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? कमर कस लो, ऐसे हिम्मत नहीं हारना है। कहते हैं रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सबसे पुराना वेद आप सभी लोगों को याद रखना है हमारा ऋग्वेद है। साथियों भारत में 4 वेद आपको मिलेंगे। वेद का अर्थ क्या होता है? तो सर वेद का अर्थ होता है जानना। ध्यान रखना वेद का अर्थ होता है जानना। साथियों वेद को हम वेद त्रयी भी कहते हैं, तो इनको साथियों हम वेद त्रयी भी कहते हैं। याद रखना ये प्रारंभ के 3 वेदों को वेद त्रयी कहा गया है। वेदों को साथियों श्रुति भी कहा गया है क्योंकि प्रारंभ के लोग इसको सिर्फ सुनते थे। साथियों यजुर्वेद जो है वो यज्ञ से संबंधित है, ऋग्वेद जो है ये प्रार्थना से संबंधित है, सामवेद संगीत या गायन से संबंधित है, और अथर्ववेद जो है ये जादू टोना से संबंधित था, जादू टोना और औषधि से संबंधित था। तो बताइए वो कौन सा वेद है जो औषधि से संबंधित था? अथर्ववेद। याद रखना ओडिशा में जो कोणार्क मंदिर मिलेगा साथियों इसको काला पैगोड़ा भी कहा गया है। इस मंदिर को नरसिंह वर्मन प्रथम ने साथियों 13वीं शताब्दी में बनवाया था। बताइए मंदिर का निर्माण कब किया गया? तो 1253 से साथियों शुरू हुआ था, 13वीं शताब्दी हो जाएगा। कोणार्क का जो ये सूर्य मंदिर है इसको सबसे पहले ध्यान रखना ये किसका मंदिर है? सर सूर्य मंदिर है। ध्यान रखना सूर्य मंदिर। इतिहास में इसे काला पैगोड़ा भी कहा गया है, तो इसे काला पैगोड़ा या ब्लैक पैगोड़ा भी कहते हैं। ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए 58 नंबर। बताइए महाराजा रणजीत सिंह ने राज्य की राजधानी क्या बनाई? इनके राज्य की साथियों ध्यान रखना 2 राजधानियां थीं। तो सबसे पहले इनकी साथियों 2 राजधानियां जो हैं वो ध्यान रखना। बताइए कौन कौन सी थी? तो एक तो इनकी साथियों लाहौर राजधानी थी जो कि इनकी राजनीतिक राजधानी थी। तो बताइए इनकी राजनीतिक राजधानी क्या थी? तो ये इनकी राजनीतिक राजधानी थी, राजनीतिक राजधानी थी। दूसरी साथियों इन्होंने अमृतसर को बनाया था। तो अमृतसर जो है ये आप ध्यान रखना ये इनकी धार्मिक राजधानी थी। तो कल को तुमसे पूछ दे बताइए रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी क्या थी, तो फिर तुम इसको लाहौर नहीं लगाओगे, फिर तुम इसको क्या नहीं लगाओगे? सर लाहौर नहीं लगाएंगे, फिर तो हम किसको लगाएंगे? फिर तो अमृतसर को लगाएंगे। ध्यान रखना राजा रणजीत सिंह जो थे इन्होंने साथियों स्वर्ण मंदिर जो है उसको सोने से मंडित करवाया था। पहले साथियों ध्यान रखना
हम सभी लोग इसको केवल हरि मंदिर कहते थे, सोना इन्होंने ही दिया है। बताइए 59 नंबर, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? जो बाबर का ये बाबरनामा है, इसे साथों तुर्की भाषा में लिखा गया है। ध्यान रखना, इसमें तुर्की भाषा का प्रयोग किया गया है। दो हिंदू राज्य जो हैं उनका साथियों उल्लेख बाबर ने किया है। दो हिंदू राज्य मिलेंगे, एक तो साथियों मेवाड़ जहां के राजा राणा सिंह थे, ध्यान रखना, और दूसरा साथियों विजयनगर का उल्लेख किया गया है। विजयनगर, विजयनगर, ये जो विजयनगर है यहां पर इस समय बाबर के समकालीन कृष्णदेवराय थे। ध्यान रखना, कृष्णदेवराय जो 1500 साथियों 9 से लेकर 29 तक राज करते हैं। ध्यान रखना, मेवाड़ में इस समय राणा सांगा का शासन चल रहा था, जो बाबर से साथियों युद्ध लड़ता है। ध्यान रखना, तो आप सभी लोग याद रखना, दो राज्य मिलेंगे, जो कि एक मेवाड़ और दूसरा साथियों ध्यान रखना विजयनगर। तो दोनों को दिमाग में रखिएगा, बहुत बढ़िया से याद करना। अगला सवाल बताइए 60 नंबर, युद्ध जिसमें भारत ने मुस्लिम शक्ति जो है उसकी एक तरीके से स्थापना हो गई। मुस्लिम शक्ति की स्थापना तराइन के पहले युद्ध 1191 में हुई थी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस युद्ध में गौरी की हार हो गई थी। याद है आप सभी लोगों को? तो सर गौरी की हार जो है वो साथियों इस युद्ध में हो गई थी। साथियों 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें गौरी की जीत हुई। गौरी की जब जीत हुई तो उसने साथियों दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ध्यान रखना, उसने क्या कर लिया? तो गुरुजी दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ध्यान रखना, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो यही वो युद्ध था जिसमें साथियों ध्यान रखना हमने तराइन के दूसरे युद्ध में देख डाला। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें मुगल साथियों वंश स्थापित हुआ था। तो मुगल वंश की स्थापना जो है वो तराइन के पहले युद्ध में 1526 में हो गई थी। तराइन का दूसरा युद्ध ये 1556 में हुआ था। और आप जानते हैं हेमू और अकबर के बीच में ये युद्ध जो है वो साथियों हुआ था। इसमें हेमू की हार जो है वो आंख में तीर लग जाने के कारण हो गई थी। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और वहां अध्ययन भी किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में हुएनसांग जो है ये साथियों गया था एक चीनी यात्री बनकर, आप सभी लोग जानते हैं, और इसने एक किताब लिखी है जिसको हम सी यूकी के नाम से जानते हैं। ये आप सभी लोग याद रखना, जब नालंदा विश्वविद्यालय में हुएनसांग गया था तो वहां पर उस समय सीलभद्र नाम का एक विद्वान था। तो इसे आप याद रखना, सीलभद्र नाम का ये विद्वान जो है ये साथियों ध्यान रखना ये बंगाली था। ध्यान रखना, मतलब कुल मिलाकर यहां पर भी बंगाल के लोगों का दबदबा आपको देखने को मिलेगा। फायान जो है ये साथियों 399 के करीब भारत की यात्रा पर आया। साथियों इसने भारत की जब यात्रा की तो उस समय गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन चल रहा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनका शासन चल रहा था, ये हर्षवर्धन के समय आया था। ध्यान रखना, अगर कोई कहे मेगस्थनीज तो ये साथियों ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके समय आया था। इसकी एक किताब है जिसका नाम इंडिका है, बहुत पूछी जाती है। फायान की किताब का नाम फो क्यों की है, ध्यान रखना, तो फो क्यों की है, ध्यान रखना, फो क्यों की है। अगला सवाल देखिए 62 नंबर, बताइए अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जिसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। साथियों ये जो अंकोर वाट का सूर्य मंदिर है ये कंबोडिया में पड़ता है। किसका मंदिर है? तो भगवान विष्णु का है। साथियों इसमें रामायण के एक तरीके से फोटोज लगे हैं और उनके बारे में बताया गया है। ये मंदिर जो है ये सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया है। तो इसको बनवाया किसने है? तो सूर्यवर्मन द्वितीय जो है उन्होंने साथियों इसको बनवाया है। ध्यान रखना, बनवाया। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अगला सवाल 63 नंबर, इनमें से बताइए कौन मध्यमार्गी नहीं था? मध्यमार्गी होने का मतलब है कि मतलब बात को एक तरीके से बीच में रख देने वाला। हमारे यहां साथियों गोपाल कृष्ण गोखले ये उदार थे। ध्यान रखना, ये उदार थे, उदार थे। साथियों एओ ह्यूम जो है ये भी उदार था, कांग्रेस का संस्थापक था। ध्यान रखना, तो कांग्रेस का संस्थापक किसे कहते हैं? तो कांग्रेस का साथियों ध्यान रखना संस्थापक कहते हैं 1885 में, इसी ने बनाई थी कांग्रेस। मदन मोहन मालवीय ये गांधीवादी विचारधारा के थे। तो एक ही बच रहे लाल बाल पाल में साथियों बाल गंगाधर तिलक जो है साथियों नोट कर लेना ये मध्यमार्गी साथियों नहीं थे। ध्यान रखना, लाल बाल पाल आप सभी लोगों को याद रहेगा। लाल बाल पाल में लाल का, पाल का और बाल का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। अगला सवाल बताएंगे।
आ जाओ जल्दी से भाई, जल्दी से फटाफट से। तो आप जानते हो लाला लाजपत राय लाल, इसके बाद बाल गंगाधर तिलक बाल, और पाल से विपिन चंद्र पाल। 64 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब तीसरा अधिवेशन चल रहा था, तीसरा अधिवेशन का मतलब थर्ड अधिवेशन, ये साथियों आप सभी लोग याद रखना 1887 में कहां पर आयोजित किया गया था? तो मद्रास में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। बदरुद्दीन तैयब जी एक पहले ही मुस्लिम के रूप में हम जानते हैं। ये कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। बताइए कांग्रेस का पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन बना? पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन बना? पहला यूरोपीय अध्यक्ष, जिसको आप ये भी कह सकते हो पहला ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बना? तो साथियों ध्यान रखना, जॉर्ज ह्यूले को बनाया गया। जॉर्ज ह्यूले को बनाया गया, जॉर्ज ह्यूले को। साथियों ये 1888 कांग्रेस का साथियों चौथा यानी फोर्थ अधिवेशन आपको मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए 65 नंबर, बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा साथियों ध्यान रखना, हमको अब सभी लोगों को ध्यान रखना है, इसको दिया था भगत सिंह ने। ध्यान रखना क्योंकि ये नारा है तो भगत सिंह। इसका लेखक जो है वो साथियों ध्यान रखना इकबाल को मानते हैं। इकबाल जो है उन्होंने इसे लिखा है, इकबाल ने साथियों इसको लिखा, लेकिन भगत सिंह ने इसे साथियों दिया है। याद रखना भगत सिंह का खुद का आप सभी लोग जानते हैं एक संगठन था जिसको हम सभी लोग नौजवान सभा कहते हैं। बताइए नौजवान सभा जो है उसकी स्थापना कब की गई? तो 1926 में इसे लाहौर में बनाया गया था। भगत सिंह जो है आगे चल करके साथियों ध्यान रखना 8 अप्रैल की डेट ये जरूर याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। 1929 में इन्होंने साथियों सेंट्रल असेंबली में याद रखना बम फेंका था। तो असेंबली में साथियों ध्यान रखना बम कब फेंका? तो असेंबली में बम फेंका था और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, ऐसा इन्होंने कहा था। अगला सवाल बताइए 66 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार में 3 तलाक प्रथा को आप सभी लोग जानते हैं 2019 में क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। ध्यान रखना प्रतिबंधित कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। इसके लिए हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में साथियों समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की व्यवस्था कर दी। यह सवाल बहुत चर्चित है और आप याद रखना मुस्लिम महिलाओं को साथियों ध्यान रखना अधिकार दे दिया गया। अब साथियों आपसे पूछेगा बताइए 3 तलाक प्रथा को क्या कर दिया गया? तो असंवैधानिक कर दिया गया। मतलब अब इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। याद रखना अगर कोई व्यक्ति 3 तलाक को देता है करता है तो इसे साथियों कानूनी अपराध या असंवैधानिक माना जाएगा। अगर कोई करते हुए पकड़ा गया, फोन पे किया तलाक तलाक तलाक, तो भाई साहब पुलिस वालों की एक तरीके से जीप पहुंचेगी, टांग लाएगी तुमको। बताइए नोटबंदी के बाद में साथियों 2016 8 नवंबर की वो डेट कौन भूल सकता है? जरा देखिए 8 नवंबर की डेट 2016 जब मोदी जी ने कहा था प्यारे भाइयों और बहनों आप सभी लोग जानते हैं कि भैया 500 और 1000 के नोटों को उसी समय चलन से बाहर कर दिया गया था। पूछता है बताइए इन नोटों की संख्या कितने प्रतिशत के करीब थी? तो उन नोटों की संख्या बताइए कितने प्रतिशत थी? तो हमारे यहाँ साथियों अनुमान लगाया जाता था कम से कम काला धन 10-15-20% तो हो गई होगा, लेकिन 98.96%। इसका मतलब मात्र 1.04% नोट जो है वो वापस नहीं आए। ध्यान रखना नोट वापस नहीं आए, वापस नहीं आए। बाकी साथियों ध्यान रखना सारे के सारे नोट जो है वो वापस आ गए थे। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये हमारे भारत की तीसरी नोटबंदी थी। ध्यान रखना ये तीसरी नोटबंदी थी, तीसरी नोटबंदी थी। ध्यान रखना अगर कोई पूछे इससे पहले तो 1978 में की गई थी, और अगर कोई पूछे इसके बाद में कब की गई तो अभी हमने पढ़ा था 19 मई को हम सभी लोग 2023 में देखे हैं। भैया 2000 का नोट जो है उसको भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो ये हमारे देश की चौथी नोटबंदी। अगला बताइए 68 नंबर, भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन इनमें से कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार नकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा। मतलब नकारात्मक परिवर्तन जो है वो एक तरीके से नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना नहीं, लेकिन साथियों ध्यान रखना जब राज्य साथियों प्रगतिशील विचारधारा का हो और वो कानून बनाना चाहे तो याद रखना मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद कर सकती है। लेकिन अगर ये मान लीजिए गैर कानूनी है तो सुप्रीम कोर्ट साथियों ध्यान रखना आर्टिकल 32 का सहारा लेकर इसे साथियों ध्यान रखना 5 रिटों में बांध सकता है। 5 रिटें आपको हमने पढ़ा रखा है, 4P+ साथियों U याद रखना आपने पढ़ा है सर। सबसे पहले हम प्रतिषेध को पढ़ते हैं, ध्यान रखना प्रतिषेध को पढ़ते हैं, फिर अधिकार परीक्षा को पढ़ते हैं,
इसी में परमादेश आ जाती है, ध्यान रखना परमादेश आती है। और इसी में साथियों आपने पढ़ा था सरबंदी प्रत्यक्षीकरण आता है। तो प्रत्यक्षीकरण को याद करना, प्रत्यक्षीकरण को याद करना। और इसमें एक रिट जो है वो उत्प्रेषण की आती है, ध्यान रखना उत्प्रेषण की आती है। तो ये 5 रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। और अगर हाई कोर्ट जारी करेगा तो हाई कोर्ट 226 में साथियों ध्यान रखना जारी करेगा, आर्टिकल 226 में। ये अन्य मामलों में भी जारी करता है। 69 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में हार्मोन लड़ो या साथियों एक तरीके से उड़ो किसे कहते हैं? साथियों ध्यान रखना इनमें से लड़ो या ये बताना भाई, आवाज आ रही है? अब आ गई होगी भैया, ध्यान रखना। मैं आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि ये टेक्नोलॉजी है, ये मशीन है। इसमें अगर कोई भी साथियों इब्बट होता है तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। थोड़ा सा आप सभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, मुश्किल से 10 सेकंड। और जिसको 10 सेकंड भी नहीं लगता है उसको होमगार्ड की फिर शपथ कैसे मिलेगी? तो थोड़ा सा सब्र करिए। साथियों ध्यान रखना आपने एड्रेनलिन को पढ़ रखा है। साथियों इंसुलिन हार्मोन आप जानते हैं, इंसुलिन तो वैसे भी तुमने पढ़ा है कि भैया जब हमारे मानव शरीर में शुगर इत्यादि की समस्या बढ़ती है तो उसके लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं उनमें साथियों ऐसा हो जाता है, मधुमेह बीमारी जो है वो उस व्यक्ति को हो जाती है जिसमें इंसुलिन की कमी होती है। मधुमेह जो है ये साथियों इंसुलिन के कमी के कारण। एस्ट्रोजन जो है ये मासिक धर्म चक्र जब महिलाओं के चलते हैं तो मासिक धर्म में साथियों ध्यान रखना इसका श्रावण होता है। अगला सवाल देखिए, ऑक्सीटोसिन तो बता ही दिया था। बताइए भारत ने पहली साथियों राष्ट्रीय समाचार एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1947 थी, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे बताइए कौन सी थी तो इसे आप नोट कर लेना। 1947 में साथियों इसको एक तरीके से ओपन किया गया था, द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, जो कि हमारे भारत की पहली समाचार एजेंसी थी। अगर कोई पूछ दे बताइए हमारे यहाँ का पहला हिंदी का समाचार पत्र कौन था? पहला हिंदी समाचार पत्र आप सभी लोग बताइए कौन सा था? तो याद रखना 30 मई को निकाला गया था 1826 में। हमारा उद्दंत मार्तंड था, ध्यान रखना। उद्दंत मार्तंड आपने सुना होगा, मार्तंड का नाम सुना होगा, ध्यान रखना। इसको हमने निकाला था, ध्यान रखना, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो थे उन्होंने साथियों निकाला था, जुगल किशोर शुक्ल ने निकाला था। साथियों ये वैसे समाचार पत्र कलकत्ता से छपता था, ध्यान रखना, कलकत्ता से। हमारे भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है उसका साथियों, ऑगस्टस हिक्की जो है उसका साथियों ये समाचार पत्र जिसे हम बंगाल गजट कहते थे ये अंग्रेजी में निकाला गया था, ध्यान रखना। बंगाल गजट ये इंग्लिश में निकाला गया था और ये हमारे भारत का पहला साथियों समाचार पत्र था। तो पूछे बताइए भारत का साथियों ध्यान रखना समाचार पत्र पहला कौन सा था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की का बंगाल गजट। और हिंदी का साथियों 30 मई 1826 जिस दिन हम पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं। फ्यूजियामा इनमें से बताइए किस देश का है? तो तुरंत कहोगे सर जापान का है। इटली में तुम जाओगे तो तुमने सबने सुन रखा होगा। अच्छा तुम एक बात बताओ, जल्दी से बताओ, कोटोपैक्सी कहाँ का है? कोटोपैक्सी जो है ये इनमें से आपको बताना है कहाँ का है। कोटोपैक्सी जो है वो साथियों आपसे पूछेगा बताइए कहाँ का है। इटली में आओगे तो तुम्हें स्ट्रॉम्बेली मिलेगा। स्ट्रॉम्बेली जो है ये इटली में मिलेगा। फ्यूजियामा जो है ये जापान में। कोटोपैक्सी जो है ये साथियों यूएसए के एक प्रांत में मिलता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। इक्वाडोर में आपको मिलेगा, बिल्कुल सही बताया साथियों, ध्यान रखना। इक्वाडोर जो है
इक्वाडोर जो है उसमें मिलता है, ध्यान रखना। क्लियर है? इक्वाडोर ये यूएसए के क्षेत्र में आता है, ध्यान रखना। अगर कोई पूछे स्टॉर्म वैली कहां पर है, तो ये साथियों जागृत ज्वालामुखी अर्थात इससे निकल रहा है लावा, फ्यूजियामा जापान में है, ये आप सभी लोग नोट कर लेना। अगला सवाल 72 नंबर, चिपको आंदोलन 1973 आप सभी लोग जानते हैं हमारे उत्तराखंड से शुरू हुआ था। उत्तराखंड से साथियों सुंदर बहुगुणा जोशी इन्होंने शुरू किया था। बताइए किसने शुरू किया था? तो सुंदर बहुगुणा जोशी ने साथियों शुरू किया था। सुंदर बहुगुणा जोशी ने साथियों इसे शुरू किया था। ये वन कटाई को एक तरीके से रोकने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो किससे साथियों? वनों को काटने से रोकने के लिए, उन्हें बचाने के लिए किया गया था। अगला 73 नंबर, बताइए सीएनजी जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, आप सभी लोग याद रखना, ये हमारे वाहन में साथियों प्रयोग की जाती है। आप जानते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, इसे आप ध्यान रखना। अगला सवाल 74 नंबर, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का पहला अध्यक्ष इनमें से किसे बनाया गया था? साथियों ये संगठन जो है ये 1920 में स्थापित किया गया था और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बनाया गया था। एक सवाल और पूछता है कि बताइए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? ये तो मजदूर सभा थी। अखिल भारतीय किसान सभा अगर पूछे, अखिल भारतीय किसान सभा तुमसे पूछे, किसान सभा तुमसे पूछे, तो अखिल भारतीय किसान सभा जो है इसका गठन 1936 में लखनऊ में किया गया था, लखनऊ में। और याद रखना इसे साथियों सहजानंद ने बनाया था। सहजानंद जो है उन्होंने साथियों बनाया था, सहजानंद ने साथियों बनाया था। लाला लाजपत जो है वो साथियों इससे जुड़े थे। जो ऊपर वाला संगठन है इसको आप नोट कर लेंगे। लाला लाजपत राय अखिल भारतीय साथियों मजदूर सभा जो है उससे एक तरीके से जुड़े थे, तो इसे आप सभी लोग नोट करेंगे। अखिल भारतीय साथियों ध्यान रखना, सभी लोगों को याद रहेगा। क्लियर है? आगे चलिए अगला सवाल, बताइए उत्तर प्रदेश शासन की आय का इनमें से सबसे बड़ा टैक्स कौन सा है? जमीन से प्राप्त मालगुजारी, याद रखना व्यापार वाला जो है वो सबसे बड़ा है, तो सामान्य व्यापार कर जो है वो सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछ दे बताइए भारत में या भारत में सबसे बड़ा कर कौन सा है, तो भारत में अगर देखें तो केंद्र सरकार के हम करों में सबसे बड़ा कर जो है वो आयकर आता है, ध्यान रखना। और दूसरे नंबर पर जीएसटी को रखा गया है। याद रखना धोखे से जीएसटी मत लगा देना कि भैया ज्यादा चर्चित है तो जीएसटी को लगा देंगे, जीएसटी लगाया तो खेल खत्म, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए 76 नंबर, बताइए सुमित्रा नंदन पन्त को किस वर्ष हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? हमारे यहाँ साथियों शंकर कुरूप जो हैं उनको इसे पहली बार दिया गया था, ध्यान रखना। शंकर कुरूप जो हैं ये मलयालम के साथियों लेखक थे, मलयालम के साथियों ध्यान रखना, मलयालम के साथियों क्या थे? लेखक थे। अभी हाल ही में 2025 में किसे दिया गया? तो 2025 में स्वामी साथियों याद रखिए रामभद्राचार्य जी को दिया गया। रामभद्राचार्य जी का नाम सुना है? रामभद्राचार्य जी महाराज जो साथियों चित्रकूट में रहते हैं, दोनों आंखों से अंधे हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा चित्रकूट में रहते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का स्वामी साथियों ध्यान रखना रामभद्राचार्य जी को 2025 में दिया गया। अगर आपसे कोई पूछे बताइए इस अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी, तो 1965 में की गई थी। लेकिन साथियों ध्यान रखना 1968 के वर्ष में सुमित्रा नंदन पन्त को दिया गया था। अगर कोई पूछे बताइए पहला किसे दिया गया, तो इन्हीं को शंकर कुरूप को पहला दिया गया था मलयालम में। आप सभी लोग याद रखना 1965 इसे साथियों प्रारंभ किया गया था और उसी साल इनको दिया गया है। ध्यान रखना ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 2025 में साथियों स्वामी रामभद्राचार्य को मिला है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके देखरेख में काम करता है? तो साथियों गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्री, राष्ट्र। अब देखो इस बात को समझने की कोशिश करो, ये लोकसभा का साथियों सचिवालय है, यहाँ पर अध्यक्ष, स्पीकर इत्यादि सारे के सारे अधिकारीगण जो हैं वो साथियों अवेलेबल रहते हैं। यहाँ का जो मेन काम होता है वो साथियों देखने का अध्यक्ष के पास पावर होती है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो देखता है। जैसे अभी साथियों ओम बिरला जी जो है वो इसका कार्यभार जो है वो एक तरीके से देखेंगे। अगर कोई कहे कि बताइए लोकसभा का अध्यक्ष बताइए आप सभी लोग किस अनुच्छेद के तहत हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो 93 के तहत लोकसभा स्पीकर जो है
उसका वर्णन है, और इसी में प्रोटेम स्पीकर जो है उसका साथियों एक तरीके से वर्णन किया गया है। याद रखना, ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसके पद की कोई शपथ नहीं होती, तो नोट करके डाल लेना, इसके पद की शपथ नहीं होती, ध्यान रखना शपथ नहीं होती। याद रखना, सामान्य सदस्यों की तरह सांसद की शपथ लेता है। किस कालखंड में भारतीय काल के इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहते हैं, क्योंकि ये कला और संस्कृति को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, कला और संस्कृति को महत्व देते हैं। साथियों याद रखना, एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए वो कौन सा कालखंड था जिसमें वेदों को पुनर्स्थापित करने पर जोर दिया गया, संस्कृत की भाषा को महत्व मिला, और हमारे भारत में साथियों फिर से एक बार वैसा ही वैदिक काल जैसा माहौल क्रिएट किया गया। गुप्त काल को भारत के इतिहास में 275 से 550 ईडी के बीच में साथियों हम पढ़ते हैं। अगर कोई पूछे इसका संस्थापक बता दीजिए कौन था, तो संस्थापक साथियों श्रीगुप्त को माना गया है। श्रीगुप्त जो है वो आपको मिलेगा। अब सभी लोग याद रखना, अगला सवाल 79 नंबर, इनमें से कौन सा आयु वर्ग समूह सर्व शिक्षा अभियान के तहत साथियों 2001 से जोड़ा जाता है? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क, और साथियों ध्यान रखना एक तरीके से भाई साहब ध्यान रखना, निशुल्क और कैसी भाई साहब याद रखना, निशुल्क शिक्षा जो है वो एक तरीके से निशुल्क शिक्षा जो है वो एक तरीके से दी जाती है, निशुल्क शिक्षा जो है वो दी जाती है। आपने पढ़ा होगा हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद साथियों 21 का ए, जिसे हमने संशोधित करके जोड़ा है, या आप सभी लोगों को याद होगा 86वां संशोधन 2002 शिक्षा के क्षेत्र से है, जिसे हमने लागू 1 अप्रैल 2010 से किया था। तो निःशुल्क और विधिक शिक्षा जो है मतलब कानूनी आधार पर जो तय है। बताइए यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? आधुनिक शाक्य मुनि किसे कहा गया है? याद रखना, आधुनिक शाक्य मुनि किसको कहते हैं? आधुनिक शाक्य मुनि किसे कहते हैं? और बताइए नीति का पंडित किसको कहा गया है? नीति का पंडित किसको कहते हैं? तो ये सारे नाम जो हैं ये साथियों ध्यान रखना ह्वेन-सांग के हैं। ह्वेन-सांग जो है ये हमारे भारत में साथियों 630 से लेकर 645 तक रहा है। इसने भारत की यात्रा हर्षवर्धन के समय की है, या आप सभी लोग याद रखना, ह्वेन-सांग जो है इसने 100 से ज्यादा देशों की यात्रा की, 100 प्लस देशों की साथियों ध्यान रखना यात्रा की, इसीलिए इसको विदेशी यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। यह हमारे भारत में साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की बहुत विधिवत साथियों व्याख्या करता है। 81 नंबर, इनमें से कौन सा जायद की फसल में नहीं आता? जायद की फसलें जो हैं इनमें साथियों ध्यान रखना ककड़ी, खीरा, खरबूजा इत्यादि आते हैं। ध्यान रखना खरबूजा जो है खरबूज आता है, इसमें तरबूज आता है, ध्यान रखना इसमें साथियों उड़द मूंग भी आ जाते हैं, तो उड़द मूंग जो है वो भी आ जाते हैं। इसमें आपको ककड़ी जो है वो फेमस है, इसके साथ जैसे कद्दू है, हरी सब्जियां कद्दू, लौकी, तरोई इत्यादि भी इसमें अब बोई जाती हैं। साथियों तरबूजा, ककड़ी, लोबिया, तिल जो है, अब यहां पर जरा देखना आपको तिल मिलेगा अलग से, तो ऐसा आपको खुद ही देखकर लग जाएगा कि सर तिल जो है वो इसमें नहीं आता, क्योंकि तिल जो है वो साथियों हमारे यहाँ खरीफ की फसलों में बोया जाता है। तो जब मक्का इत्यादि बोते हैं उसी समय साथियों मक्के के खेत में तिल इत्यादि जो है वो बो दिया जाता है। समझ में आया? तो ये आप सभी लोग मेहनत कर लो थोड़ी सी। 81 क्वेश्चन हो गए, 100 कराऊंगा और तुम्हारा आंसर भी चेक करूंगा कितने किसके सही हुए। इसके बाद 82 नंबर आ जाइए, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? भैया आज तक मैंने तो नहीं पढ़ा, एक चीज जरूर हमने पढ़ा है, अनुच्छेद 789 में राज्यसभा के स्थगन के बारे में बताया गया है कि भैया राज्यसभा जो है उसको स्थगित किया जा सकता है, ध्यान रखना स्थगित, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। ध्यान रखना स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, ध्यान रखना अतः भंग नहीं होगी, अतः ध्यान रखना भंग नहीं, ध्यान रखना भंग नहीं होती। तो याद रखना इसको कोई भंग नहीं कर सकता। अगला सवाल देखिए, बताइए 82 के बाद 83 नंबर, इलाहाबाद के तट पर संगम के साथियों ध्यान रखना जिसको घाट को कहते हैं, वहां पर इनमें से कौन सा किला है? तो अकबर ने साथियों 4 किले बनवाए हैं। आप सभी लोगों को याद रखना है इसके 4 किले पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो इलाहाबाद वाला किला, ध्यान रखना इलाहाबाद किला, दूसरा साथियों आगरा का किला, ये दोनों यूपी में पड़ते हैं। इसके बाद अटक का किला इसी ने बनवाया, अटक का किला ये लाहौर में पड़ता है, ध्यान रखना। और इसके बाद कटक या उड़ीसा का किला जो है ये आप सभी लोग नोट कर लेना। तो अकबर के द्वारा 4 प्रमुख किले जो हैं
वो बनवाए गए हैं, ध्यान रखना। अकबर ने साथियों पंचमहल भी बनवाया फतेहपुर सीकरी में, बहुत पूछा जाता है, बताइए पंचमहल को किसने बनवाया? तो पंचमहल जो है ये साथियों ध्यान रखना सीकरी में पड़ता है, ये अकबर ने ही बनवाया है और इस पर बौद्ध धर्म का खूब प्रभाव पड़ता है, तो बौद्ध धर्म की प्रेरित रचना है। बताइए 84 नंबर, इंडिया शास्त्र नामक पुस्तक का लेखक इसमें कौन है? बी कृष्णमूर्ति, रोमिला थापर, शशि थरूर। जब आप पढ़ोगे ये कांग्रेस के साथियों बड़े प्रसिद्ध नेताओं में से एक माने जाते हैं, कांग्रेस के प्रसिद्ध नेताओं में साथियों आपको शशि थरूर मिलेंगे। इन्होंने ही साथियों इसकी रचना जो है वो एक तरीके से की है। शशि थरूर जो है ये कांग्रेस के साथियों बड़े प्रसिद्ध नेता हैं, तो कांग्रेस साथियों नेता, कांग्रेस से साथियों सांसद और मंत्री भी रहे। साथियों ध्यान रखना इन्होंने सत्यार्थ और साथियों ध्यान रखना यथार्थ लिखा है, सत्यार्थ, माफी चाहूंगा, इसको सत्य और यथार्थ कहते हैं। तो इन्होंने साथियों एक किताब लिखा है सत्य और यथार्थ, आप सभी लोग याद रखना। पूछेगा बताइए बी कृष्णमूर्ति की कौन सी मूर्ति है? भैया याद रखना ये मूर्ति इनकी मतलब किताब किसकी है? तो ये आप सभी लोग सत्य और यथार्थ लिखेंगे, इन्हीं की किताब है। अच्छा, आपने रोमिला थापर जो कि एक बहुत ज्यादा देश के विपरीत जाकर के लिखने वाली लेखिकाओं में आती हैं, इन्होंने साथियों अर्ली इंडिया नामक एक किताब लिखी है, पेपर में खूब पूछी जाती है कि बताइए अर्ली इंडिया किसने लिखी है? तो याद रखना अर्ली इंडिया इनकी रोमिला थापर की साथियों किताब है, नोट करके डाल लेना। देखो किताबें जो है उनसे 2-3 सवाल तुम्हारे पेपर में पक्का पूछे जाएंगे, तो उसमें कमी मत छोड़ना, एकदम जबरदस्त मेहनत कर लेना। 85 नंबर क्वेश्चन, बताइए उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। हमारे भारत में अब तक 7 ऐसे उप प्रधानमंत्रियों का उल्लेख मिला है, 7 हुए हैं, ध्यान रखना 7 हुए। अगर कोई पूछे पहले नंबर पर तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, और आपसे कोई पूछे अंत में कौन आया तो 2002 से लेकर 2004 के बीच में लाल कृष्ण आडवाणी जी आए थे, ध्यान रखना लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो साथियों आए थे। इनका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है संविधान के कुछ प्रावधानों से हटकर हम काम करते हैं, जब कोई जबरदस्ती हमारे ऊपर दबाव बनाता है तब। 44वें संविधान संशोधन में मोरारजी देसाई ने ऐसा कभी नहीं साथियों ध्यान रखना उल्लेख किया गया। 85वां संविधान संशोधन, इनके वर्ष लिख लेना साथियों 1978 में 44वां हुआ था। 85वां संविधान संशोधन जो है ये आप सभी लोग याद रखना, ये तो बहुत बाद में साथियों किया गया, मोरारजी के समय, उनके समय साथियों पीवी नरसिम्हा के समय। बताइए कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? तो जो सीपीयू होता है इसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। याद रखना चार्ल्स बेबेज जो है इनका नाम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर के जनक है, ध्यान रखना। तो अगर कोई पूछे बताइए कंप्यूटर जो है उसका जनक किसको कहते हैं, तो कंप्यूटर का जनक या फादर इन्हीं को कहते हैं। याद रखना अगर आपसे कोई पूछे मॉनिटर, तो ये मॉनिटर करता सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का दिमाग है। याद रखना जितना अच्छा दिमाग उतना ही अच्छा चलेगा। विटामिन सी की कमी से बताइए इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो बताइए एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से कौन सा चर्चित है? तो विटामिन सी चर्चित है। इसकी कमी से मसूड़ों से खून आना, याद रखना मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से साथियों ध्यान रखना, आप सभी लोग नोट कर लेना खून, ये आप जानते हैं विटामिन सी के कारण होता है। देखो तपेदिक कालरा ये बुखार के लक्षण है। साथियों गठिया लैक्टिक एसिड जब साथियों जम जाता है घुटनों के साथियों एक तरीके से रोग में आता है। बताइए कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है? जाते हो याद रखना पिटवा लोहा में ढलवा लोहा। जैसे तुम ढलवा लोहा लिखोगे ध्यान रखना तुम्हारे सामने ढलने की स्थिति में होता है, अर्थात ये ध्यान रखना इसी में सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। याद रखना लोहे को अगर आप पढ़ें तो सबसे पहले लोहा जो है अगर आपसे कोई पूछे लोहे का बताइए प्रथम उदाहरण कब मिला, तो ये हमें उत्तर वैदिक काल में मिला था। तो उत्तर वैदिक काल आप सभी लोग याद रखना उत्तर वैदिक काल में मिला था। अगर लोहे के उत्पादन की बात करें तो उड़ीसा की खाने भाई साहब भर भर के लोहा उत्पादन होता है, याद रखना। अगर विश्व में पूछे तो चीन लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे नंबर पर साथियों ध्यान रखना हमारा भारत। आप सभी को याद रखना है लोहा उत्पादन में भारत की रैंक जो है ये 3rd नंबर पे आता है, ध्यान रखना। तो लोहा उत्पादन में भारत की स्थिति कैसी है? तो मेरे दोस्त तीसरे नंबर पर आता है। अगला सवाल देखिए 89 नंबर, संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी एकाश्मिक प्रतिमा यह भी हैदराबाद में साथियों स्थापित की गई, काफी चर्चित रही थी क्योंकि इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए हमारे यहाँ साथियों 58 फीट, जिसको हम सभी लोग एक तरीके से कहते हैं स्थापित की गई 58 फीट ऊंची प्रतिमा जो है ये आप सभी लोग याद रखना।
संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी कृति एकाश्मिक प्रतिमा अर्थात एकहरी प्रतिमा है, इसको याद रखना है। मेन मुद्दा ये था। जो बुद्ध थे इनके बारे में आप जानते हैं, इनको हम सभी लोग शाक्य मुनि कहते हैं। बताइए, शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था तो शाक्य मुनि कह दें, कोई दिक्कत नहीं। इनको साथियों तथागत भी कहा गया है, ज्ञान इन पर उत्पन्न हुआ था। इनको लोग सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं और इन्हें साथियों ध्यान रखना बुद्ध भी कहा गया है। साथियों ध्यान रखना बुद्ध भी कहा गया है, याद रखना इनको हम इन सभी नामों से जानते हैं। अगला सवाल देखिए 90 नंबर, वह मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो साथियों याद करो, एम हिदायतुल्लाह जो हैं ये हमारे देश में साथियों कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो याद रखना पहले कार्यवाहक, ध्यान रखना पहले कार्यवाहक, ध्यान रखना राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ध्यान रखना कार्यवाहक राष्ट्रपति, जो साथियों ध्यान रखना सीजीआई के रूप में, सीजीआई के रूप में बने थे, सीजीआई के रूप में बने थे, ध्यान रखना बने थे। और ये एकमात्र भी हैं, एकमात्र भी हैं, ध्यान रखना। 1977 में जब साथियों फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हो जाती है तब इनको बनाया गया था। बाद में हमारे देश में उपराष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, और उपराष्ट्रपति जब बने थे तो उसके बाद 1900 साथियों ध्यान रखना वही लगभग 87 के करीब करीब इनको फिर से एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का मौका मिलता है। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बार बार बने, तो ये आप ध्यान रखना। तो 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इनको हम सभी लोग पढ़ते हैं। 91 नंबर बताइए, फेयरलैंड इन अपोजिशन इनमें से किसकी किताब है। साथियों ये पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की किताब है, यह आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे ये किस पद पर थे तो ये वित्त मंत्री थे, ध्यान रखना। इन्होंने साथियों ये किताब लिखी है फेयरलैंड इन अपोजिशन, काफी चर्चित किताब है क्योंकि ये विपक्ष में रहे थे, इनके ऊपर कई घोटाले लगाए गए थे, इसलिए साथियों ये किताब करंट में बहुत चर्चित है, इसे आप नोट कर लेना। विपक्ष तो वैसे भी ऐसी ही किताबें लिख रहा है, जिससे साथियों एक तरीके से माहौल बढ़िया एक तरीके से पता तो चलता रहे कि विपक्ष है। कहां के कांग्रेस अधिवेशन में जनगण मन को पहली बार, तो ये कलकत्ता के अधिवेशन में साथियों ध्यान रखना 1900 साथियों ध्यान रखना 11 में गाया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन जो था इसमें 1900 साथियों ध्यान रखना 11 में पहली बार गाया गया, ध्यान रखना गाया गया था, गाया गया था, गाया गया था। बताइए इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष जो है वो साथियों ध्यान रखना जीएस धर जो है वो साथियों अध्यक्ष बनाए गए थे, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अगर कोई पूछे हमारे यहाँ साथियों, आप सभी लोग नोट कर लेना 1896 में साथियों वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। तो वंदे मातरम जो है उसको ध्यान रखना पहली बार गाया गया, वंदे मातरम जो है वो साथियों पहली बार इसी में गाया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला सवाल देखिए फटाक से, बताइए गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय इनमें से कहां पर पड़ता है। पिपरी में पड़ता है, बेतवा महानदी, या साथियों एक तरीके से कृष्णा नदी। गोविंद वल्लभ पंत जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी एक तरीके से जाने जाते हैं, आपने सुना होगा। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में साथियों पड़ता है, ये आप सभी लोग नोट कर लेना। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में साथियों पड़ता है पिपरी बांध, याद रखना पिपरी जलाशय जो है ये आपको मिलेगा। अच्छा आपने रिहंद बांध के बारे में सुना होगा, सर सुना है रिहंद बांध के बारे में। सर रिहंद बांध जो है आप सभी लोग याद करना, रिहंद जो परियोजना बनाई गई थी उसमें साथियों याद रखना सोन नदी की एक तरीके से जो उप सहायक नदी है जिसको हम रिहंद नदी कहते हैं, ये याद रखना रिहंद नदी याद रहेगी। सर याद रहेगी रिहंद नदी, ये आप ध्यान रखना ये सोन की सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी, सोन की सहायक, याद रखना उसी पर बनाई गई परियोजना थी, काफी फेमस थी, तो आप सभी लोग याद रखना। वैसे सोनभद्र आप जानते हैं यहाँ पर हमारे यूपी में सर्वाधिक साथियों ध्यान रखना जंगल पाए जाते हैं। तो यूपी में पूछेगा बताइए सर्वाधिक वन किस साथियों एक तरीके से जिले में है, तो यहीं पर है, ध्यान रखना। सोनभद्र की सीमाएं 4 साथियों ध्यान रखना राज्यों से लगती हैं, जिनमें यूपी से तो लगती ही लगती हैं, ये याद रखना यूपी तो अपना है ही है, इसको हटा दो। साथियों एमपी से लगती हैं, बिहार से लगती हैं, ध्यान रखना। इसके बाद छत्तीसगढ़ से लगती हैं और झारखंड से लगती हैं। किससे लगती हैं? छत्तीसगढ़ से लगती हैं और झारखंड से लगती हैं, जिसको हम जीएच कहते हैं। तो नोट करके डाल लेना 4 राज्यों से इसकी सीमाएं जो हैं वो सोनभद्र की लगती हैं। एकमात्र ऐसा है, गदर पार्टी का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। साथियों आप याद रखना 1913 में इसको बनाया था लाला हरदयाल ने। किसने बनाया था? तो लाला हरदयाल जो है उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये जो हमारी गदर पार्टी है ये साथियों सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में, आप सभी लोगों को बताना है, क्लियर है? तो लाला हरदयाल और सभी लोग याद रखना इनके साथ सोहन सिंह भाखना जो है
वो भी साथियों जुड़े थे। सारे टॉपिक मैंने कराए हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, क्योंकि तुमने पढ़ा है भाई। इकोनॉमी के क्वेश्चन अभी देख रहे थे सर, एक एक टॉपिक पढ़ाया है, ध्यान रखना। ज्योग्राफी हो, साइंस हो, साइंस में तुम्हें पानी की बोतल फटना हो, रोग हो, पढ़ाया। एडीज मच्छर वाला, डेंगू वाला, पैर फूल जाना, लैक्टिक एसिड, ये सब क्या है भैया, विटामिन के सवाल सब कराए। लेकिन तुम नहीं सुधरोगे अगर, तो कौन सुधरेगा भाई साहब, ध्यान रखना। अगला सवाल 95 नंबर, बताइए सप्तपर्णी गुफा, जहां पर साथियों हम सभी लोग पढ़ते हैं कि भैया पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। बताइए पहली बौद्ध संगीति जो है उसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो सप्तपर्णी गुफा जो राजगृह में पड़ती है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखना, तुरंत आप इसका आंसर बताएंगे। हमारे यहां साथियों ध्यान रखना 4 बौद्ध संगीतियां हैं, इनके साथियों ध्यान रखना 4 बौद्ध संगीतियों के स्थान पूछेगा। तो पहला साथियों राजगृह में अजातशत्रु नाम का राजा था, अजातशत्रु के समय इसे किया गया था, ध्यान रखना, आप सभी लोग याद रखना। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया, कालाशोक नाम का राजा था, उसके शासनकाल में, ध्यान रखना। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, ये पाटलिपुत्र में अशोक के समय आयोजित की गई थी, ध्यान रखना। चौथी वाली जो है ये कुंडलवन कश्मीर में, या आप सभी लोग नोट कर लेना कहां पर, तो कुंडलवन कश्मीर में साथियों ध्यान रखना, ये कनिष्क के समय आयोजित की गई थी, ये आप सभी लोग नोट कर लेना। तो चारों बौद्ध संगीतियां, उनके आप सभी लोग संबंधित राजा जो हैं वो याद कर लेंगे। अगर आपको हिम्मत और गवाही दे रही है तो अध्यक्ष भी याद कर लेना। बताइए पहली वाली का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप नाम के ऋषि थे। दूसरी वाली के सर्वकामिनी शावकमीर थे, सर्वकामिनी शावकमीर जो हैं वो साथियों ध्यान रखना दूसरी वाली के अध्यक्ष थे। और तीसरी वाली के साथियों अशोक के समय मुगलिपुत्र तिस्स जो है उसको बनाया गया था, ध्यान रखना, मुगलिपुत्र तिस्स को बनाया गया था। और चौथी वाली के समय साथियों वसुमित्र को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान रखना, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और साथियों अश्वघोष जो हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था, तो अश्वघोष को साथियों उपाध्यक्ष बनाया गया। तो चारों बौद्ध संगीतियां, उनके साथियों स्थान, अध्यक्ष इत्यादि भी आपको याद रहेगा। अगर आपसे पूछ ले चारों का समय बता दो, तो पहली बुद्ध के मृत्यु के समय 483 बीसी में, दूसरी 383 बीसी में, तीसरी वाली 251 से लेकर के साथियों 255 से लेकर 251 बीसी के बीच में, या आप सभी लोग याद रखना, मनाई गई। तीसरी वाली जो है ये पहली शताब्दी में, साथियों आप सभी लोग एडी में मनाएंगे, तो पहली शताब्दी ईस्वी में मनाई गई। तो ये चारों बौद्ध संगीतियां आपको याद हो जाएंगी। अगला सवाल बताइए फटाफट 95 नंबर, औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत की थी उनमें नरनौल शहर पर अधिकार कर लिया था, वो इनमें से कौन थे? देखो ये जो सतनामी थे ये सारे के सारे गुरु गोविंद सिंह थे, साथियों ध्यान रखना। एक बच्चा कह रहा गुरुजी अब दिमाग जो है वो सुस्त हो रहा है, तो दिमाग को तुम बॉर्नवीटा पिलाओ, याद दिलाओ एक बार कि तुम्हारे पिताजी की भी ये मेहनत है जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है। साथियों तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ अभी हम भी जिंदा हैं। याद रखना गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उन्हीं के साथियों अनुयायी जो थे वो एक तरीके से इस तरीके से इनके साथ जो है वो साथियों एक तरीके से लगे थे। तो याद रखना ये जो सतनामी है, ध्यान रखना सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, याद करना गुरु नानक देव जी जो हैं उनके अनुयायी थे। गुरु नानक देव जी जो हैं इनके जो साथियों अनुयायी थे उनको आप सभी लोग पढ़ेंगे। तलवंडी पाकिस्तान में 1469 में इनका जन्म हुआ था, ये आप सभी लोग नोट कर लेना। 1469 में इनका साथियों जन्म जो है वो कहां पर हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, ध्यान रखना, पाकिस्तान में। और 1539 में इनका जन्म साथियों आप सभी लोग याद रखना हुआ था लड़काना साहिब में, मृत्यु हुई थी। इसके बाद आगे अगर हम चलें, बताइए औरंगजेब ने साथियों जजिया कर को कब लगाया? तो जल्दी से बताइए जजिया कर कब लगाया? तो साथियों याद रखना 1679 में। बताइए औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश कब दिया? तो मंदिर तोड़ने का आदेश जो है ये इसका 1669 का था, याद रखना। और इसी ने साथियों कई प्रसिद्ध मंदिर तोड़ दिए, जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर, जैसे सोमनाथ मंदिर को इसने पुनः तोड़ दिया। समझ में आया? ये आप सभी लोग याद रखना। अगला सवाल देखिए फटाक से साथियों 97 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिको का सबसे बड़ा इनमें से उत्पादक किस चीज का है? मैक्सिको जो है वो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरे नंबर पर चिली इत्यादि अब आते हैं, ध्यान रखना। तो अगर तुमसे पूछ दे बताइए मैक्सिको किसका सबसे उत्पादक है, तो ये आप सभी लोग याद रखना मैक्सिको जो है
वो साथियों ध्यान रखना मैक्सिको जो है वो आप सभी लोग याद रखना किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मैक्सिको जो है इसको आप सभी लोग याद रखना कि ये मेरे दोस्त ध्यान रखना सबसे ज्यादा उत्पादन चांदी का करता है। ध्यान रखना किसका करता है, तो तुरंत कहेंगे चांदी का। साथियों चांदी उत्पादन में अगर आपसे पूछे चांदी उत्पादन जो है उसमें बताइए दूसरा प्रमुख देश कौन सा है, तो चांदी में दूसरा साथियों चीन है। ध्यान रखना तीसरे नंबर पर अगर देखें आप तो पेरू आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान उत्पादन करता है। साथियों यहाँ पर जावर खाने साथियों आपने प्रसिद्ध है, या आप सभी लोग जानते हैं उदयपुर की जावर खाने जो है वो एक तरीके से बहुत फेमस है। तो हमारे यहाँ भारत में सर्वाधिक कहां पर मिलता है, तो भारत में साथियों राजस्थान जो है वहां पर साथियों ध्यान रखना सबसे ज्यादा मिलेंगी नंबर 1 पर। यहाँ की जावर खाने जो है वो साथियों चांदी के लिए ही जानी जाती हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक आप सभी लोगों को मिलेगा। भैया ध्यान रखना चांदी उत्पादन में इसको भी ठीक ठाक आप रखेंगे। अगला सवाल देखिए फटाक से साथियों 97 नंबर क्वेश्चन, बिना देरी के उत्तर बताइए। बताइए इनमें से मृदा क्षरण जो है इसको रोका जा सकता है कैसे, मतलब मिट्टी की कटाई को कैसे रोकोगे। आज मध्य प्रदेश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। मृदा कटाई जो है इसको साथियों वन कटाई से, सघन वर्षा से, अतिचारण से या वनारोपण से, वनारोपण से ही रोक सकते हो, क्योंकि भैया वन को खूब लगाओ और साथियों खूब एक तरीके से क्या करो, मृदा क्षरण को रोको। याद रखना मृदा क्षरण से पूछे बताइए सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक प्रभावित जो है वो साथियों हमारा मध्य प्रदेश है। इससे होता क्या है, मिट्टी का कटान होता है और वृक्ष जो है वो लगातार साथियों एक तरीके से गिरते जाते हैं। हम सभी लोगों को ये एक तरीके से अच्छे से नोट कर लेना होगा। क्लियर है। अगला सवाल देखिए फटाक से, बताइए इनमें से नैनार, नैनार मैंने बताया था नए नए संतों को कहते हैं, और नए साथियों हमारे यहाँ भगवान शिव के संत आते हैं अनेक प्रकार के। साथियों नैनार संत जो है ये तमिलनाडु में एक तरीके से जन्म लेते हैं, तो मतलब इनका संबंध तमिलनाडु से था। बताइए नैनार संतों की संख्या कितनी थी, तो इनकी जो संख्या है वो साथियों 63 है। एक सवाल और पूछा जाता है, तो बताइए किसके अनुयायी थे, तो शिव के अनुयायी थे। ध्यान रखना जो भगवान विष्णु के अनुयायी हैं इनको हम वैष्णव कहते थे। ध्यान रखना तो ये विष्णु के अनुयायी हैं। ध्यान रखना इनको साथियों आम बोलचाल की वहां की भाषा में अलवार कहते थे। ध्यान रखना इनकी संख्या केवल 12 बताई गई है, तो अलवार संतों की संख्या 12 है। ये थोड़ा मतलब कम है। नैनार आप जानते हैं दक्षिण भारत में वैसे भी खूब भर भर के एक तरीके से मिलेंगे। अगला सवाल देखिए आज की क्लास का 100 नंबर क्वेश्चन, बताइए यूपी में नॉलेज पार्क कहां पर बनाया गया है। नॉलेज पार्क आप जानते हैं ज्ञान के लिए होते हैं। ज्ञान में आप सभी लोग जानते हैं हमारे कॉलेज आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, वो मिलेंगे ग्रेटर नोएडा में, या आप सभी लोग याद रखना। अगर आपसे कोई कह दे बताइए हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर बनाया गया, तो लखनऊ जो है यहां पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया। बायोटेक्नोलॉजी ध्यान रखना टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो एक तरीके से बनाया गया, टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो एक तरीके से लखनऊ में बनाया गया है। लखनऊ में साथियों आपसे पूछे बताइए और कौन सा पार्क बनाया गया, तो लखनऊ में साथियों आपको म्यूजिकल पार्क मिल जाएगा। यहां लखनऊ में आप देखेंगे तो म्यूजिकल पार्क जो है वो भी आपको मिल जाएगा। सर लगा लेंगे म्यूजिकल पार्क। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए हमारे यहाँ लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, साथियों म्यूजिकल पार्क है, रामायण पार्क है, तो उनसे पूछे बताइए रामायण पार्क कहां पर है, तो याद रखना रामायण पार्क जो है ये भी साथियों लखनऊ में पड़ता है। नवाबों का शहर है, ये आप सभी लोग नोट कर लेना। साथियों आपको आज की क्लास में हमने 100 सवाल कराए, पूरे जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत लगाकर कराया, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सब ने क्लास को खूब सपोर्ट दिया है। लाइक और शेयर में भी तुमने कोई कमी नहीं रखी है। ये क्लास आप सभी लोगों को आपके सपनों को पूरा करने में बहुत सहायता करेगी। जिन लोगों ने अभी तक इसे लाइक ना किया हो प्लीज सभी लोग इसे लाइक करके बढ़िया से रख लेना। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक एक बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं, हिम्मत नहीं हारना। होमगार्ड की वर्दी बहुत मुश्किल से नहीं बल्कि बहुत आसानी से मिलेगी। डेली 100 क्वेश्चन करना है 2 घंटे से कम के समय में। कोशिश करिएगा कि एक एक सवाल को अच्छे से लीड करते हुए चलेंगे। यदि तुम्हारे इस क्लास में साथियों 75-80 के करीब करीब सवाल जो है वो बन गए हो, तो साथियों आप सभी लोग इसको ये मानिएगा कि बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा। ये होमवर्क का सवाल है, क्लास खत्म होने के बाद बताइएगा। साथियों आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए, क्लास के बाद आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी ये भी आपको बताना है। इसके बाद में आप सभी लोग जो भी विद्यार्थी साथियों होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए साथियों हमारा ये अंतिम प्रयास बैच बहुत शानदार सा है। नाम कितना सुंदर है, अंतिम प्रयास। कुछ नहीं करना है, कांस्टेबल की भर्ती आएगी, हम पेपर देंगे, खूब तैयारी जीके जीएस की करके देंगे। अंतिम प्रयास बैच जो है इसमें आप सभी लोगों को फ्लो चार्ट में किताबें मिल रही है। साथियों ध्यान रखना, पीडीएफ में नोट्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं सारे के सारे एप्लीकेशन पे। होमगार्ड का पेपर भी देंगे, कांस्टेबल भी देंगे, एसआई भी देंगे, एक साथ तीनों पर साथियों इस बार प्रहार करना है। कंप्लीट थ्योरी बैच है, 600 घंटे से अधिक की क्लासेस, 6-7 घंटे डेली हम आपको पढ़ा रहे हैं साथियों। 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर हर दिन आपको मिलेगा। टीचरों का डाउट ग्रुप है, कोई समस्या है बिना झिझक पूछिए। मात्र 99 रुपए में आपको साथियों ये बैच मिल रहा है, वो भी फ्लो चार्ट पीडीएफ किताबों के रूप में। साथियों ध्यान रखना है 1 दिसंबर से इसकी क्लासेस चालू हो गई, लेकिन ये ऑफर केवल 7 दिसंबर साथियों ध्यान रखना 2025 तक है। तो सभी लोग इसका फायदा उठाइए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। कोई समस्या हो तो बिना झिझक हमारे दिए गए इन कॉलिंग नंबर्स पर कॉल कर लीजिएगा। ये कॉलिंग नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। बाकी आप सभी लोगों को बता दूं, होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए हमारी ये फ्लिपकार्ट पर सामान्य साथियों अध्ययन की किताब भी अवेलेबल है। इसमें टॉपिक वाइज कंप्लीट थ्योरी और उसके बाद में शानदार से साथियों रिवीजन क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चन से तुम्हारी थ्योरी का साथियों जो डाउट रहता है, जो याद होने में दिक्कत आती है, वो कंप्लीट हो जाती है। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ यूट्यूब पर तो जुड़े ही है। रेगुलर हम आपकी रात में ये क्लास लेकर आते हैं, सर ले रहे थे विवेक सर, आप सभी लोग जानते हैं। 199 रुपए में ये किताब आपको कैश ऑन डिलीवरी के रूप में फ्लिपकार्ट पर मिल जाती है। तो सभी लोग इसको ले लीजिए जिसको लेना है। बाकी ये बैच जो है वो ये समझ करके आप सभी लोग अपने पास रख लीजिए कि भैया एक बार सिर्फ 100 रुपए खर्च करेंगे, बाकी देखेंगे जरूर कि होमगार्ड में नौकरी लगती है कि नहीं। याद रखना, अगर किसी दुर्भाग्यवश मान लीजिए एसआई या कांस्टेबल में नहीं होता है, कम से कम एक नौकरी तो रहेगी ना, बेरोजगार तो नहीं रहोगे। इस बैच में जुड़ने के बाद ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर तुमने मन लगा लिया, जीके जीएस में ठीक ठाक तुमने परफॉर्मेंस दिखा दी, कुछ नहीं है 4-5 घंटे तो वैसे ही तुमको जीएस पढ़नी है। जो टॉपिक तुम्हारा कमजोर हो उसको पढ़ना, जो ना कमजोर हो उसको साथियों मत पढ़ना। प्रैक्टिस तुम करते रहना 50 क्वेश्चन की। बाकी थ्योरी के लिए तुम्हारे साथियों सारे के सारे फ्लो चार्ट में नोट्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल रहा है। बाकी आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमी तो नहीं लगी, पूरी मेहनत करके हमने प्रयास किया आपको पढ़ाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।